स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशीषा। बाजार ने लगा ली है तेजी की हैट्रिक और निफ्टी आ गया है अब 22,900 के ऊपर, 23,000 के बेहद करीब। और आज फिर से हम देख रहे हैं कि ये संकेत पॉजिटिव हैं, तेजी के हैं। गिफ्ट निफ्टी सेंचुरी लगाकर कर रहा है कारोबार। ग्लोबल बाजारों से भी संकेत ठीक ठाक है। यूएस फेड ने जैसी कि उम्मीद थी कि दरों में कोई बदलाव होगा नहीं, बदलाव हुआ भी नहीं, लेकिन ग्रोथ को लेकर, महंगाई को लेकर थोड़ी सी चिंता उन्होंने जरूर जाहिर की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें ट्रांजिटरी होंगी, हो सकता है कि आगे चीजें बेहतर हो जाएं। यहां से सवाल यह है कि बाजार में क्या यहां से और तेजी होगी? आपको क्या करना चाहिए? क्या 23,100 200 की तैयारी आज कर लेनी चाहिए? इसका जवाब अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। और ढेर सारी खबरें हैं जिनका अगले 2.5 घंटे तक हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे और अपने एक्सपर्ट्स को जोड़कर आपके लिए बिल्कुल पक्की वाली सटीक रणनीति भी लेकर आएंगे। लेकिन चलिए पहले देख लेते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर जिन पर आज बाजार की नजर रहने वाली है और आपको भी जरूर प्रमुखता से उन चीजों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो अमेरिकी बाजारों से अगर हम संकेत की बात करें तो संकेत ठीक ठाक आए हैं। डाउ जोन्स हमने करीब 400 अंकों के आसपास की तेजी देखी है। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से करीब 200 अंक नीचे आकर डाउ बंद हुआ। गिफ्ट निफ्टी 100 अंक ऊपर है। लेकिन यूएस फेड ने ये कहा है कि तमाम चिंताएं हैं इकोनॉमी को लेकर, अनसर्टेनिटी है, महंगाई थोड़ी एलिवेटेड जरूर है, लेकिन 2025 के अंत तक जो दरें हैं उसमें 2 बार कटौती का अनुमान है, उसको वो कायम रख रहे हैं। और आधे % की कटौती हो सकती है 2025 के अंत तक, यानी कि इस साल के अंत तक। तो इसको बाजार ने रेस्पेक्ट किया है। और ये चिंता थी कि क्या महंगाई का अनुमान अगर यूएस फेड बढ़ाता है तो क्या दरें घटने को लेकर भी तनाव बढ़ेगी। तो ये थोड़ी सी हम राहत की खबर कहेंगे यूएस फेड की तरफ से। विप्रो ने एनवीडिया के साथ एक करार किया है। विप्रो का शेयर भी आज फोकस में रहने वाला है। और इंडियन ओवरसीज बैंक का QIP खुला है तो ये शेयर भी आज फोकस में रहेगा। लेकिन आज फिर से फोकस में रहेंगे पॉलीकैब, KEI और तमाम वायर केबल वाली जो कंपनीज हैं, क्योंकि अल्ट्राटेक के बाद अदानी ग्रुप ने भी अब वायर एंड केबल में एंट्री की तैयारी कर ली है। तो 2 मेजर प्लेयर आए हैं इस सेक्टर में। ज्यादातर हम देख रहे हैं कि फ्रैगमेंटेड मार्केट है। अब ये कंसोलिडेशन की तरफ जाएगा। जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं उनकी तरफ शायद मार्केट मूव करेगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जिनकी एक लंबा इतिहास है और अच्छा रसूख है, क्या उनके लिए चुनौतियां बढ़ेंगी? इस पर आगे हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको नजर रखनी होगी, एक करके एक विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल यूएस फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किए, लेकिन कमेंट्री निकल कर आई है ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, और वो थोड़ी सी अनसर्टन है। थोड़ा सा ग्रोथ आउटलुक भी वीक है। इनफैक्ट काफी कुछ कमेंट्री निकल कर आई है। लेकिन उसके बाद अमेरिकी बाजारों में कल के सत्र में तेजी दिखी और एशियाई बाजारों से भी संकेत अभिषेक ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आशीषा, देखिए संकेत ठीक ठाक ही है। और देखिए अमेरिकी बाजारों में ना, अगर पिछले 1 महीने के मैं डेटा चेक कर रहा था, अगर हम पूरे ग्लोबल बाजारों की बात करें जिनको हम ट्रैक करते हैं, वो हांगकांग हो, फुटसी हो या फिर जापान के बाजार हो, सबसे ज्यादा वीकनेस अमेरिकी बाजारों ने ही दिखाई है। टैरिफ किसने लगाया? डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया। क्यों लगाया? अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, जो छोटी कंपनीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी गेम हो रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी बाजारों ने ही झेला। अब चूंकि ये चीजें थोड़ी डिस्काउंटेड भी, थोड़ी निराशा ज्यादा हो गई थी, हाल फिलहाल हमने तेजी देखी है। लेकिन 2 बार जो दरें घटाने का जो अनुमान है उसको यूएस फेड ने कायम रखा है और इसको बाजार ने चीयर अप किया है। बाकी चीजें थोड़ी सी कमजोर जरूर है, आप ठीक कह रही हैं कि हाँ, ग्रोथ के अनुमान को थोड़ा सा उन्होंने कम किया है। 1.7% कर दिया है इस साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, जो कि पिछले अनुमान से 0.4% कम है। तो उस मोर्चे पर थोड़ा सा तनाव है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो टैरिफ को लेकर डिसीजंस हुए हैं उसके चलते महंगाई को थोड़ी हवा मिल सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये मोमेंट्री होगा, कुछ टाइम के लिए होगा, ज्यादा टिकाऊ नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी राहत की चीज हम यहां पर कह सकते हैं। मीडियन फोरकास्ट अगर हम एफओएमसी की बात करें तो 2025 के लिए 3.9%, 2026 के लिए 3.4% और 2027 के लिए 3.1% के ब्याज दरों का उन्होंने अनुमान दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि कोर महंगाई दर में सालाना 2.8% की बढ़त संभव है और ये पिछले आंकड़ों से 0.3% ज्यादा है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2026-27 में महंगाई दर में कमी आने का अनुमान है। लेकिन अगर लक्ष्य ऊपर अगर महंगाई रही तो फिर पॉलिसी में सख्ती जारी रह सकती है, ऐसा फेड ने कहा है। स्टांस को लेकर
काफी लोग कयास लगा रहे थे कि क्या यूएस फेड अपना स्टांस चेंज करेगा। अभी उनका हॉकिश स्टांस है, लेकिन जेरोम पावेल ने क्लियर कर दिया कि नहीं, स्टांस में कोई बदलाव नहीं होगा और उसमें कोई जल्दबाजी को लेकर जल्दबाजी के मूड में भी नहीं है यूएस फेड। उन्होंने कहा कि आने वाले जो आंकड़े होंगे उससे स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो मतलब थोड़ी निराशा वहां के बाजारों में थी, थोड़ा डर का माहौल था कि क्या महंगाई तेज रफ्तार से बढ़ेगी, लेकिन यूएस फेड ने चीजें क्लियर की हैं कि नहीं, मतलब टैरिफ को लेकर उतना ज्यादा डरने की अभी जरूरत नहीं है। आने वाले जो आंकड़े होंगे वो क्रूशियल होंगे। फिलहाल के लिए मामला ठीक ठाक ही लग रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम डाउ को देखेंगे करीब 6% ये इंडेक्स गिरा है। कल संभलते हुए दिखा, एक दिन के बीच में गिरावट, परसों गिरावट आई थी, कल संभला है। दिन के ऊपरी स्तरों से 200 अंक नीचे करीब करीब ये बंद हुआ है। बाकी बाजारों की बात करें, आज जापान के बाजार निकेई में कारोबार नहीं हो रहा है, निकेई बंद है, लेकिन हांगकांग में और चीन में थोड़ी सी गिरावट पर ही कारोबार के संकेत मिल रहे हैं। करीब 0.25% से लेकर 0.25% के आसपास तक की गिरावट उन बाजारों में है। सोने की बात करें, ये इकोनॉमी को लेकर जब तक अनसर्टेनिटी वाली स्थिति रहेगी तब तक हम सोने के भाव ऊपरी स्तरों पर देखेंगे। $3050 के ऊपर है सोने का भाव, $3060 के आसपास इनफैक्ट। तो सोने में मजबूती है। क्रूड की बात करें, जियोपॉलिटिकल थोड़े से तनाव हमने मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए देखा है। यमन में हुती विद्रोहियों पर अमेरिका ने जो हमले किए हैं, लाल सागर में जो कुछ हो रहा था, उसके चलते क्रूड थोड़े सा एलिवेटेड लेवल पर है, $71 के आसपास के हालांकि भाव हैं। देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में पूरी तरह से युद्ध विराम को लेकर ऐलान और फैसले कब होते हैं। एक कदम तो बढ़ा दिया है पुतिन ने, कहा है कि नहीं वो 1 महीने के युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यूक्रेन की एनर्जी इंफ्रा पर वो हमले नहीं करेंगे। वहां से एक अच्छी खबर का इंतजार हमें जरूर मिल रहा है। इस बीच अगर हम यूएस में बॉन्ड यील्ड की बात करें, थोड़े और सॉफ्ट हो गए हैं। 4.24% की बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर की। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वहां पर हम लगातार नरमी देख रहे हैं। अपने हाई से करीब 6% नीचे आकर डॉलर इंडेक्स 103-104 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो एक राहत की चीज वहां से भी है। ओवरऑल संकेत अच्छे हैं। गिफ्ट निफ्टी अगेन आपको संकेत दे रहा है। आज 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त पर खुलने के वहां पर क्यूज मिल रहे हैं। 23,000 का ऊपर आपको इंडेक्स दिखेगा और उम्मीद करके चलेंगे कि आज भारतीय बाजार भी जो 23,000 का जो किला है उसको फिर से फतह कर लेंगे। 22,900 के ऊपर की हमने कल क्लोजिंग दी है। लगातार 3 दिनों की बढ़िया तेजी बाजार में हो चुकी है। एक जो अच्छा ट्रिगर था भारतीय बाजार के लिए कल था वो एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा, लेकिन आज फिर से हम देख रहे हैं कि वो बिकवाली में तब्दील हो गया। हालांकि क्वांटम बेहद छोटा है, 1100 करोड़ रुपए के आसपास की ही बिकवाली का आंकड़ा है एफआईएस की तरफ से। कैसे देखना है जरा ये समझते हैं। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, एफआईएस से शुरुआत कर लेते हैं। अगर हम कैश को छोड़ दें तो बाकी ना तो इंडेक्स फ्यूचर्स में, ना तो स्टॉक फ्यूचर्स में, ना तो इंडेक्स ऑप्शंस में, हर तरफ खरीदारी का ही अच्छा आंकड़ा है। किस तरह से देख रहे हैं आप, और लॉन्ग होल्डिंग कितनी है? क्या वो 20% के ऊपर निकल गई है? आपको पहले 23,000 का लेवल देख के कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। काफी लंबा वेट कराया निफ्टी ने 23,000 के लिए, और ये बैंक निफ्टी का करीब करीब 50,000 आ जाएगा। ये देख के कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अब आप ये सोचिए, जब आप भले ट्रेड करें या ना करें तब आपको अच्छा लग रहा है, तो जिन लोगों के पास पोजीशन फंसी होगी उनको कितना अच्छा लग रहा होगा, और जिन लोगों के पैसे लगे होंगे उनको कितना अच्छा लग रहा होगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। देखिए, ग्रोथ के बारे में ना, जब भी ग्रोथ होगी किसी भी देश में हो, किसी भी इकोनॉमी में हो, भारतीय किसी भी सेगमेंट में हो, किसी भी जगह पर हो, सबको फील गुड होगा। द रीज़न इज़ बिंग, हमारा सबका नेचर है उन्नति, तरक्की, प्रगति देखना, विस्फोट, विध्वंस, कहीं पे कोई ख़त्म कर देना। ये चीज़ें हमारे ह्यूमन नेचर का हिस्सा नहीं होती है, वो तो ईगो का हिस्सा है ना। वो तो अपने ईगो प्रूविंग का पॉइंट हो जाता है। बट नेचर क्या है कि ग्रोथ दिखे, तो ग्रोथ अच्छी दिखी है। 2 पॉइंट से मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि आपने एफआईएस की बात छेड़ी और एफआईएस का आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा कैश में क्वांटम उनका है सेल का, लेकिन मैं आपको नेट में एक और रकम भी दिखाना चाहता हूँ। 22,000 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस में भी बाइंग हुई है। 1 मिनट के लिए जरा वो वाली प्लेट दिखाना जहाँ पे 22,000 करोड़ रुपए लिखा होगा। तो ऑप्शंस में जब भी ह्यूज बाइंग होगी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस में जब भी ह्यूज बाइंग होगी, और पिछले 3 दिन से आप देख रहे हो, और पिछले 3 दिन से मार्केट थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर दे रहा है। ये देखिए आप 22,701 करोड़ रुपया ऑप्शंस के अंदर बाइंग हुई है। ऊपर अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स देखेंगे वहाँ बाइंग हुई है, स्टॉक्स का फ्यूचर देखेंगे वहाँ बाइंग हुई है, स्टॉक्स का ऑप्शंस देखेंगे वहाँ बाइंग हुई है।
तो कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है सिर्फ कैश को छोड़ के कि जहां पर बाइंग इंस्टीट्यूशंस की नहीं हुई है। और एक और चीज़ मैं नंबर और रिपीट कर देता हूँ, 26% अब लॉन्ग पोजीशंस हो चुका है। एथिकली तो 26.5 है, बट मैं 26 ही बोल देता हूँ राउंड फिगर करते हुए इसको। 26% की ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस हो चुकी है। आपने जब ये मंथ शुरू किया था तब आपके पास 15% की लॉन्ग पोजीशंस थी। मिड ऑफ द मंथ यानी कि करीब 10-12 तारीख के आसपास आप 18% पे आ गए थे, और उसके बाद फिर आप सीधा 20% पे आए, 24% पे आए, अब हम 26% पे हैं। तो कहने का मेरे मतलब करीब 10 से 11% आप पिछले 10 दिन में ही बढ़ गए हो, सिर्फ 10 दिन में। और आपने बैंक निफ्टी करीब 2000 पॉइंट चलाई और निफ्टी करीब 1000 पॉइंट चली, यानी कि सिर्फ 10% एफआईज आने से आपके पास सिर्फ 10%, हाँ माइंड माई वर्ड्स, सिर्फ 10% एफआईज आने से करीब 2000 पॉइंट का बैंक निफ्टी है। मैं अगर 10% और एफआईज को अंदर ले आऊं और इसी कैलकुलेशन पे चला जाऊं कि 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी और चलेगा तो आप 52,000 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि जितना आपका लॉस है उसका 50% रिकवर हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी 56,000 से फिसला था और अब 52,000 पे वापस आ सकता है। अगर मैं इसी कैलकुलेशन, इसी थ्योरी पे चला जाऊं कि 10% ऑफ द एफआईज इज इक्वल टू 2000 पॉइंट ऑफ अ बैंक निफ्टी एंड 1000 पॉइंट ऑफ अ निफ्टी। एक और चीज़, निफ्टी ने इसके मुकाबले थोड़ा कम परफॉर्मेंस दिया है, मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि कैसे कम दिया उसने और आज कौन उसका रोल प्ले कर सकता है। बट 1000 पॉइंट अगर मैं उसके भी जोड़ देता हूं तो अगले 10% अगर एफआईज और खरीद लेते हैं, जो कि मेरे को लगता है आसानी से आ भी सकते हैं, तो आप 1000 पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं, यानी कि आपका ये 23,000 वाला 24,000 भी हो सकता है। लेकिन इन सारे पॉइंट्स को बोलते समय मैं आपको उस एकदम से एक्साइट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ फैक्चुअली डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको बहुत गंभीरता से और शांति से सुनना है, समझना है और पॉइंट को सिर्फ नोट कर लेना है। जैसे मैं सुबह उठ के सारे पॉइंट्स को नोट करता हूँ, फिर एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। दूसरा पॉइंट, इसी एफआईज के नंबर में 65% के ना रिटेल की होल्डिंग हुई है। अभिषेक और आशीषा, आपको अच्छे से याद होगा, हमने कई बार आपके सामने बोला कि जब तक रिटेल माल छोड़ेगा नहीं तब तक बाजार बहुत तेज से चलेगा नहीं। रिटेल इस बार माल छोड़ रहा है, पिछली बार उसने माल नहीं छोड़ा तो ट्रैपिंग हो गई, सब लोगों को लगा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस बार रिटेल ने माल छोड़ा। आपको पता है रिटेल की होल्डिंग्स लॉन्ग की कितनी हो गई है? सिर्फ 63% हो गई है। ये 71% हुआ करती थी, करीब 7 से 8% माल छोड़ा है और एग्जैक्टली यही माल एफआईज के पास चला गया। अब काफ़ी सारे लोग हमको ट्वीट करके या मैसेज पे लिख के ये कर सकते हैं कि रिटेल का एफआई से क्या ले जाना, रिटेल माल छोड़ेगा एफआई कैसे पकड़ेगा? नहीं, एक पोजीशनिंग होती है मार्केट्स के अंदर, एक प्ले होता है। उनको लगता है कि अगर स्ट्रॉन्ग हैंड्स का माल छूट रहा है तो वीक हैंड्स का माल छूट रहा है तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जाएगा ना, तो बाजार उसको नोटिस करता है। आपका प्लॉट है ना, आपका मकान है, आप किसको बेच रहे हो ये भी मैटर करता है। आप खरीद रहे हो ये मैटर नहीं करता, किसको बेच रहे हो ये भी मैटर करता है, क्योंकि अगर वो ज़मीन सही हाथों में चली गई तो आपकी वही ज़मीन कल कमर्शियल या फिर किसी और चीज़ों में बेहतर इस्तेमाल होगी। अगर वो गलत हाथों में चली गई तो प्लॉट खाली का खाली पड़ा रहेगा, 10 साल बाद भी आओगे आपका प्लॉट खाली का खाली पड़ा रहेगा। हालांकि आपकी ऑनरशिप नहीं है, फिर भी आप देखोगे तो सही एक बार कि हाँ ये मेरा प्लॉट था एक ज़माने में। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसके हाथ में वो पैसा जा रहा है। अगर कोई माल छोड़ रहा है तो रिटेल के हाथ से माल छूट के अगर एफआईज के पास जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है और यही हमको चाहिए भी था। मैं एक साथ अभी जल्दी तो एक्सपेक्ट नहीं करता, बल्कि भविष्य में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ दिवाली तक आते आते एफआईज सबसे बड़े प्लेयर हो जाएंगे लॉन्ग पोजीशंस में मार्केट को होल्ड करने में। एक छोटे से पॉइंट के साथ ही ख़त्म कर दूंगा इस एफआईज वाले को। ये आप नंबर्स देख पा रहे हैं डीआईज का। मैंने काफ़ी सालों बाद, मैं सालों बोल रहा हूँ, साल नहीं, सालों बाद मैंने ऐसा नंबर्स देखा है जब डीआई 73% लॉन्ग है। आपको पता है ना, आपकी बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ चुकी है और निफ्टी करीब 800 से 900 पॉइंट, एक धेला भर भी डीआईज ने नहीं बेचा। एक धेला जिसे कहते हैं, वो बाकायदा आज भी लॉन्ग लेके बैठे हैं और पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं। और मैं थैंक यू भी बोलूँगा, मैं लास्ट टाइम भी बोल चुका हूँ, मैं फिर से बोलूँगा, हमने अपने 3 स्टांस में से एक स्टांस उन्हीं को देख के छोड़ दिया था कि अब एकोमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफआईज भी काफ़ी बड़े लेवल पे एकोमुलेट कर चुके हैं। अब आप एकोमुलेशन छोड़ दो, अब तो सिर्फ बाय राइट एंड सिट टाइट करके बैठो और तमाशा देखो और पुल बैक का मूवमेंट का मजा लो। ठीक है, ये पूरी एफआईज की पोजीशंस को लेकर एनालिसिस होगी। डिपिकल में डेटा भी चेक कर रहा था कि जो एफएनओ के 220 स्टॉक्स हैं उसमें 101 स्टॉक्स में एफआईज ने शॉर्ट कवरिंग की है और सबसे जो पोजीशन जो ऐड किया है वो रिलायंस के शेयर में।
निफ्टी बैंक करीब करीब 2000 पॉइंट चल चुका है पिछले 4 सत्र की अगर बात करें तो, और निफ्टी में हम तेजी देख रहे हैं, अब 23000 के ऊपर जाने को तैयार है। आज जैसा कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 100 अंकों के गैप के साथ आज फिर से हम खोल सकते हैं। आपको लगता है कि अगर किसी को नई बाइंग करनी हो तो बल्कि ये 100 पॉइंट का वेट कर ही ले, 23000 23100 की रेंज में निफ्टी को चले जाने तो उसके बाद ही करे। अब देखो अब नई बाइंग का ना अभिषेक जी जमाना नहीं रहा। मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता देता हूँ, मैं आपको इसके मैं वजह बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि नई बाइंग के लिए मैं मना कर रहा हूँ, आपका ना रिस्क रिवॉर्ड चेक करके आना होगा आपको। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, शीशा को भी ये बात रखी थी कि जब आप बाजार का बॉटम ढूंढ रहे होंगे ना, आपका बॉटम कंफर्म करने में ही बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ले जाएगा आपसे। आपको समझ में नहीं आएगा कि बॉटम बन भी रहा है, क्योंकि बॉटम फील होने में 1000 पॉइंट लगेंगे, क्योंकि आप टूटे ऐसे थे। ऐसे निफ्टी फील होने में कि अब आपका 22000 का बॉटम बन गया। कल हमने परसों ही हमने वाइप चलवा दी थी, क्या 22000 हम वापस देखेंगे, क्या हम 48000 वापस देखेंगे? उसी समय हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा था नहीं देखेंगे, हमारा खुद का कन्विक्शन भी कहता था हम नहीं देखेंगे। अब आप ये सोचो आज 100 पॉइंट, चलो मैं 100 पॉइंट भी नहीं जोड़ता, मैं 50 पॉइंट भी जोड़ देता हूँ या 100 पॉइंट भी जोड़ लेता हूँ, चलो 23000 भी आ गया। तो उस 22000 को देखने के लिए अब आपको 1000 पॉइंट वापस नीचे लाना पड़ेगा निफ्टी को, जो कि टफ काम है जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी। अब नहीं आएगा नीचे। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम उस समय भी बैंग ऑन थ्योरी थे कि जिस दिन फर्स्ट डे ही निफ्टी ने 22000 का साथ छोड़ के 22500 को पा लिया था, उसी दिन हमने आपके सामने बात रखी थी अब 22000 वापस बाजार नहीं देखेगा। अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या आगे चल के हमको बाय करना चाहिए, तो मैं उसके थोड़ा पक्ष में इसलिए नहीं हूं क्योंकि थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा, इसलिए तो हमने एक्यूमुलेशन हटाया। अब एक बात मेरे को बताइए, आपको 22000 पे माल मिलता कि 22800 पे माल मिलेगा, आपको कौन सा ज़रा अच्छा लगेगा? 22000 पे माल वाला ज़रा अच्छा लगता, क्योंकि उससे आपकी पोजीशन अच्छी रहती। तो धीरे धीरे करके जो आपने एक्यूमुलेट किया है ना, आपने देखो हमने 24000 से शुरू किया था, मेरे को अच्छे से याद है, और 22000 तक, यानी कि 2000 पॉइंट पे हमने एक्यूमुलेशन करवाया। और हर बार आपको बोला कि जब जब भी मार्केट में फॉल आए आप एक्यूमुलेट करते रहना बॉस, अच्छे शेयर्स पकड़ना बॉस, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन रखना बॉस, शांति से बैठे रहना बॉस, बाज़ार का बॉटम अभी नहीं आया है, जब आएगा बाज़ार अपने आप बता देगा, तब किसे डिम्पी निकाल रहा है, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, आप खुद समझने लगेंगे। अब आपको लग रहा है कि आप मेरे को सुन के समझ रहे हैं बॉटम बन रहा है, आप खुद फील कर रहे हैं कि आपको बॉटम बनने जैसी सिचुएशन आ रही है, मेरे कहे से थोड़ी चल रहा है ना। तो ये सारे पॉइंट बताने का पर्पस यही था कि अभी आप थोड़ा सा माल ना लो, बल्कि जो ले रखा है ना उसको लंबी अवधि के लिए प्ले करो। मैंने फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, एक लाइन मैंने आपको पहले बताई थी कि होली पे लिया हुआ माल अगर आप दिवाली पे काटते हैं तो मेरे को लग रहा है बहुत अच्छा प्ले आपको मिलेगा। और बहुत अच्छा प्ले मतलब इसलिए मिलेगा क्योंकि मैंने कई एक्सपर्ट से सुना, जाना आपके सामने शो में पूछा कि भाई दिवाली तक या साल के एंड तक कितने लेवल आ जाएंगे, तो उसमें से 2-3 एक्सपर्ट्स ने कहा कि 25000 आ जाएगा, किसी ने कहा 24500 आ जाएगा। मैं उनकी बात को अगर 50% भी सच मानता हूँ, तब भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ भाई चलो प्रोबेबिलिटी हाई है कि 25000 तक के लेवल भी हम देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे खड़ा होकर इतनी बड़ी बात बोलूँगा नहीं, बट मैं इतना जानना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई पोजीशंस हैं उसको होल्ड करो, ज़्यादा भरने के चक्कर में ना रहो बल्कि होल्ड करो। मैं जल्दी से निफ्टी को कंप्लीट कर देता हूँ। यहीं पे शॉर्ट कवरिंग हुई है कल के सेशन में और करीब 2% के आसपास का शॉर्ट्स कवर हुआ है। अभी भी 2-2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऊपर है, 2,19,000 एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। ये सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं थोड़ा और शॉर्ट्स कवर कराने के लिए। एक पॉइंट जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आईटी पे आज नज़र रखिएगा। आज निफ्टी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। आई रिपीट माई सेल्फ, आज आपको निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। वजह मैं बताता हूँ, एक तो डेरिवेटिव एक्सपायरी है आज वीकली बेसिस पे, आज 20 मार्च है, ठीक है, एक तो ये कवर होगा। और दूसरा आईटी की परफॉर्मेंस नहीं चली और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नैस्डैक ऊपर आया है, तो मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ आज आईटी पार्टिसिपेट करेगा और बैंक को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि बैंक पिछले 3 दिन से काफ़ी चला हुआ है। तो पिछले 3 दिन का जो बैंक का मोमेंटम है सेकंड वे हो जाएगा एंड फर्स्ट वे में थोड़ा वो आईटी, ऑटो या कुछ और काउंटर्स, एनर्जी वाले काउंटर्स सामने आ सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज निफ्टी के अंदर आपको अच्छे प्ले मिलेंगे। ऑप्शंस वालों को भी अगर आज चेक करना हो ना तो निफ्टी पहले देखना। अब आते हैं बेस की बात, 22,800 2 दिन हो गए, हमने 22,800 के ऊपर है। हमने परसों भी क्लोज किया था, कल भी क्लोज किया। मैंने ऑप्शंस भी आपको कल दिखाई थी, 500% का राइज हुआ था। वो 22,800 वाली ऑप्शंस फिर से दिखाओ, कल फिर से शॉर्ट कवरिंग हुई है। हालांकि कल परसेंटेज सिर्फ 30% के अराउंड ही रहा गेन का, क्योंकि उसमें से फ्यूल निकल चुका है, इसलिए परसेंटेज कम था। नहीं तो कल और भी चलती और भी तोड़ती ये कॉल।
लेकिन इस कॉल ने एक इंडिकेशन दे दिया कि 22,800 को अपना बेस मान सकते हो आप। तो 22,800 इज जो बेस, ये देखिए 22,800 की 20 मार्च की कॉल है, कल 39% बढ़ी है, इससे पहले 500% बढ़ी थी, मैंने आपको इसी स्क्रीन से दिखाया था। तो सेकेंड डे ना बढ़ने का वजह क्या है, ऑलरेडी फ्यूल सक हो चुका है काफ़ी सारा, और जो बचा हुआ था कल मार्केट ने और खींच लिया। ये इंडिकेशन है बताने के लिए कि 22,800 आपका नियर टर्म का बॉटम बन चुका है। ऊपर आएंगे तो 23,200 तक के टारगेट हैं। मैंने कल भी आपको बात बोली थी, आज मेरे को 23,000 की क्लोजिंग चाहिए, 23,200 के रास्ते आपको मिल जाएंगे। तो ये निफ्टी पे हो गया। ऑप्शंस वाले आज थोड़ा एक्टिव रहना, खासकर निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे भले ना भी रहो तब भी काम चल जाएगा। सारी बात मैंने रफ आपको बता दी। अभिषेक जी, मैंने आपके क्वेश्चंस का भी जवाब दे दिया कि नए वालों को आना नहीं है और पुराने वालों को जाना नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, तो ये नजरिया निफ्टी पर, लेकिन जैसे डिम्पी हमें बता रहे थे पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी दिखी है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी करीब 1500 अंक चढ़ चुका है पिछले 3 दिनों में, 49,700 के आसपास कारोबार करता हुआ। इनफैक्ट मार्च के फर्स्ट वीक में 47,800 के लेवल्स पर थे, तो काफी अच्छी रिकवरी पिछले कुछ दिनों में दिखी है। डिम्पी, बैंक निफ्टी क्या ये आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, और क्या 50,000 का मार्क जल्द ही क्रॉस होता हुआ भी नजर आएगा बैंक निफ्टी पर? देखो, अगर आज सब कुछ ठीक रहा तो आपको 50,000 हो सकता है आज ही दिख जाए, बट अचीवमेंट 50,000 लाने की नहीं है, बल्कि यह है कि जो आप अचीव करके आए उसको टिकाने की है। अब आपने करीब 2,000 पॉइंट की रिकवरी है रफ में। अगर मैं 48,000 से इसको गिनना शुरू करूंगा तो 49,700 1700 पॉइंट बनते हैं, 200-250 पॉइंट और जुड़ जाएंगे तो 2,000 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इस 2,000 पॉइंट की जो मेहनत करके आए हो ना, वो रुकना ज़रूरी है। वो रुक जाएगा तो काम बन जाएगा। निफ्टी पे मेरा कन्विक्शन थोड़ा हाई है कि वो 22,800 को अब जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। बैंक निफ्टी क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही आया है ऊपर और काफ़ी एग्रेसिवली वर्टिकल राइज होके आया है ऊपर, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को बैंक निफ्टी पे अभी मैं ऐसा नहीं कि इस पर नेगेटिव हूँ या मेरे को लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, बट इस पर मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा रेस्टिंग मोड में जा सकता है ये। ठीक है, एक बार जरा निफ्टी बैंक का मैंने ना चार्ट अपनी स्क्रीन वाला भी फायर किया है, एक बार आप प्रोड्यूसर साहब आप फायर करके दिखाना, मैं उसकी वजह बताता हूँ क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि रेस्टिंग मोड में जा सकता है ये। एक्चुअली में ना बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग और बढ़िया पुल बैक आया है, और ये अपनी नेकलाइन को ब्रेक करेगा ना तो और अच्छा चलेगा। तो अब इसकी भी ना नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई है, अभी आपको स्क्रीन पर दिखेगा अभी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा ये देखिए पूरा, ये इसकी नेकलाइन वाला पार्ट है, मैं मार्क कर देता हूँ। चलिए आपके लिए जल्दी दिस वन, एक बार ये पार हो जाएगा ना 50, तो उसके बाद आप ना नए जोनर में आ जाएंगे, फिर मार्केट के अंदर नया माउंटेन या नया पीक भी बन सकता है। तो फिलहाल ये उसी जोनर की तरफ बढ़ रहा है और स्पीड से बढ़ा है, देखो ना वर्टिकल है और 2 दिन का गैप भी है इसके पास। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा आज बैंक निफ्टी की बजाय निफ्टी पे अपना ज़्यादा कंसंट्रेशन डालूंगा, बट बैंक निफ्टी भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। 49,700 तक आप आए हो, मैं जल्दी से स्टॉप लॉसेस बता देता हूँ। 49,500, 49,300 2 स्टॉप लॉसेस हैं। पहला टारगेट होगा जो मेरा तो अचीव हो गया है, 49,800 का था, लेकिन इसके ऊपर चलता है तो 50,000 50,200 तक का रास्ता अभी भी साफ है, और आज गैप मिलेगा तो थोड़ा बहुत चल सकता है। तो 50,200 तक के लिए रास्ता आपके लिए साफ है, लेकिन उसके बाद उसी जगह से टकरा जाएगा जो मैंने अभी आपको लाइन दिखाई थी। उसके बाद इसके लिए करो मरो वाली सिचुएशन आ जाएगी। अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर आप नया हाई देखोगे बैंक निफ्टी में, और हो सकता है दिवाली से पहले ही दिख जाओ। और अगर ये नहीं करेगा तो ये साइडवेज हो सकता है और थोड़ा बहुत वापस आपको री एंट्री करवाएगा। तो ये मैंने लेवल्स बता दिए। ऑप्शंस वालों का आज बैंक निफ्टी में थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए, निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। मेरे को लगता है कि आज निफ्टी में ज़्यादा अच्छा प्ले मिलेगा ड्यू टू एक्सपायरी एंड ड्यू टू IT फैक्टर्स एंड ऑफकोर्स रिलायंस ऑल्सो। आज रिलायंस का चलना भी बहुत ज़रूरी है। 3 शेयर F&O बैन में है, स्क्रीन पर आपके आ जाएंगे। पुट कॉल रेशियो कल बिल्कुल भी चला नहीं, हिला नहीं, तो कल बाजार सरक के चला है बिना हीट किए हुए। ये बहुत अच्छा साइन होता है बाजार का कि हीट अप नहीं होना चाहिए मार्केट, और वो कल बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं, किरण जानी और कुणाल परार, उनका स्वागत करते हैं। आज बिल्कुल बैंग ऑन द टाइम है, 8:23 पे मेहमानों को जोड़ लेते हैं अपने साथ, और 8:23-24 ही टाइम हुआ है। कुणाल सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, और किरण जी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। कुणाल जी आपसे करते हैं शुरू, जरा आप अपना इंटेलिजेंस से बता दीजिए इंडेक्स के बारे में, और दूसरा आज क्या करना चाहिए। वेल, गुड मॉर्निंग आपको एंड किरण सर को एंड सबको। एंड अच्छी खासी मोमेंटम सर देखने को मिली है मार्केट में पिछले 3 दिन से। एंड अच्छी बात यह है कि जो एक रेजिस्टेंस जो टॉप था 22,680 के अराउंड, यानी 22,700 का, उसके ऊपर लगातार 2 दिन से निफ्टी सस्टेन हो रही है। और इतना ही नहीं, जो गैप डाउन मोमेंटम दी थी, जो गैप डाउन
पोजीशन बनाई थी 24 फेब को, वो भी निफ्टी ने फिल की है। तो कहीं ना कहीं जितने भी हर्डल थे वो सारे के सारे हर्डल निफ्टी ने यहाँ पे क्रॉस किए हैं। इतना ही नहीं, आप देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करिए तो आप आउट ऑफ द मनी में कॉल में लॉन्ग बिल्टअप की पोजीशन ही अभी आपको मिलेगी। एंड आईटीएम में शॉर्ट कवरिंग है बट ऑब्वियसली, एंड थ्रू आउट द स्ट्राइक प्राइस पुट में भी अभी अगर देखने जाते हैं तो आपको वहां पे शॉर्ट बिल्टअप की पोजीशन ही देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर की मोमेंटम में प्रोपेल कर सकता है। 22,900 के अराउंड का क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में निफ्टी में हमें ऊपरी लेवल पे 23,050 एंड अगर वो ब्रेक होता है तो आपको 23,250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो 22,700 का ही है। तो अच्छे खासे लेवल हमें यहाँ पे निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया बैंक निफ्टी में सपोर्ट लिया हुआ था 47,850, 47,800 एंड वहीं का सपोर्ट लेके आज 49,702 के अराउंड है। ऊपरी लेवल की बात करें डिम्पी जी तो मुझे लग रहा है कि 50,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और एग्जैक्टली वहीं पे 100 डीएमए भी आ रहा है और उसका प्रीवियस टॉप भी आ रहा है। तो प्रेजेंट लेवल पे 50,400 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और लोअर लेवल पे जो सपोर्ट है वो 49,300 के लेवल पे हम उसको पकड़ के चल सकते हैं। निफ्टी के लिए और निफ्टी बैंक के लिए दोनों की टारगेट सुझा दी कुणाल जी ने, और सुन के देखिए अच्छा फील हो रहा है। 22,000 सुन के हम थक भी गए थे, वही एक रेंज में था 22,000 के आसपास, फिर ऊपर फिर नीचे। कोशिश करेंगे कि अब 23,000 के ऊपर सस्टेन करें निफ्टी। 23,250 के टारगेट दे रहे हैं कुणाल जी, और टारगेट स्टॉप लॉस होगा 22,700 का। तो जो रेजिस्टेंस वाले लेवल थे वो हो गए हैं तब्दील अब सपोर्ट्स में। निफ्टी बैंक के लिए टारगेट 50,400 के और 49,300 का स्टॉप लॉस। तो ये इंडेक्स की आपके लिए मुकम्मल रणनीति होगी। आपको अगर ट्रेड करना हो, कुणाल जी ने जो लेवल आपको बताया है उसको ध्यान में रखिए। आप तेजी का ट्रेड दोनों के दोनों इंडेक्स में आप ले सकते हैं। अच्छे माहौल है, सेंटिमेंट भी ठीक हो रहे, डिस्टर्बिंग न्यूज अब कम है, और उम्मीदें इसी चीज की हो कि जो खबरें आएंगी अब अच्छी ही आएंगी। मैक्रोज ऑलरेडी हमारे बेटर हो गए हैं। देखते हैं कि एफआईज नेट बायर कब होते हैं, एक सस्टेन्ड बाइंग उनकी तरफ से कब आती है, बाजार को एक थ्रस्ट मिल जाएगा और मजबूती का यहां से। लेकिन स्टॉक्स पर आते हैं। किरण जी आपसे शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग, आप बताइए आज कहां पर बाइंग करेंगे, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह के मार्केट का सेटअप है, कहीं ना कहीं लॉन्ग साइड ही हम जाएंगे। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो एबीबी का रहेगा। एबीबी अगर आप देखोगे डेली प्राइस चार्ट के ऊपर तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम पैटर्न या तो फ्लैट हॉरिजॉन्टल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। काउंटर 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर काफी लंबे समय के बाद आया है। साथ ही साथ जो मोमेंटम इंडिकेटर है वहां पे भी हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो एबीबी 5770 के आसपास की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाएंगे। टारगेट थोड़ा हमारा बड़ा है, 5800 के टारगेट हम देख रहे हैं जो एक आध महीने में आ सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 5390 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो पहला कॉल एबीबी रहेगा। दूसरा कॉल है वो बीपीसीएल रहेगा। कल भी हमने डिस्कस किया था बीपीसीएल 260 के आसपास। अब आज जिस तरह का क्लोजिंग है 265 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हम बीपीसीएल में लॉन्ग करके जाएंगे। 1 से 2 दिन में आप 290 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 254 मेंटेन करना है। तो बीपीसीएल एंड एबीबी हमारी तरफ से लॉन्ग कॉल रहेंगे। सीएल पर खरीदारी की राय 290 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 254 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और इसके अलावा एबीबी इंडिया पर भी किरण जी ने खरीदारी की राय दी है। 5,390 के स्टॉप लॉस के साथ 5,800 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो एबीबी इंडिया और बीपीसीएल ये दोनों कॉल्स किरण जी की तरफ से। कुणाल, आपके ट्रेडिंग कॉल्स आज कौन से होंगे? 2 कॉल है। सबसे पहला इरकॉन है, खरीदारी करके चलने की सलाह है 150 के एसएल के साथ। 161 का इमीडिएट टारगेट है जो इसका प्रीवियस हर्डल है, और जैसे ही ब्रेक होता है आपको 168 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो है वो है एंजल वन है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम डेली चार्ट पे देखने को मिली है। आली चार्ट पे 50 MA के ऊपर है, वीकली चार्ट पे भी काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। सो मल्टीपल ऐसे इक्वेशंस यहाँ पे है जिसके बेस पे यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 2160 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2265 का पहला टारगेट है, और जैसे वो ब्रेक करेगा आपको 2340 तक के भी लेवल अल्टीमेट लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो इरकॉन और एंजल वन यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। तो एंजल वन पर खरीदारी की राय 2265 से 2340 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा एंजल वन पर
ये लेवल्स और इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल पर भी खरीदारी की राय। तो दो टॉप पिक्स इरकॉन इंटरनेशनल और एंजल वन जो कुणाल से आज सुबह निकल कर आए हैं। लेकिन इसके अलावा याद रखें काफ़ी कुछ खबरें भी निकल कर आई है। सबसे पहले वायर्स एंड केबल्स बिजनेस पर नज़र डालेंगे, जहां पर अदानी ग्रुप यानी अदानी एंटरप्राइजेस ने एक जॉइंट वेंचर किया है और इस खबर के चलते जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उन पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। हाल फिलहाल में अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी इसी सेक्टर में फोरे किया था। 1800 करोड़ का कैपेक्स अनाउंसमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट ने किया था। तो दो नए प्लेयर्स वायर्स एंड केबल्स में एंटर होते हुए नजर आए हैं हाल फिलहाल में। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उन पर इम्पैक्ट दिखेगा और उस पर ही टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। कुणाल, आपसे पूछना चाहूंगी, केईआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, आरआर काबिल, इन सभी स्टॉक्स पर टेक्निकल नजरिया क्या होगा? वेल, आरआर काबिल की बात करें, पॉलीकैब की बात करें, तो जिस हिसाब से जितने भी स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है, व्यू अभी फिलहाल ये स्टॉक को लेकर पॉजिटिव साइड ही आप देखिए। पॉलीकैब 5438 के अराउंड है। जो टॉप बनाया था, इंटरमीडिएट टॉप 5150, उसका रेजिस्टेंस जो था वो ब्रेक करने के बाद अच्छी खासी फॉलोअप मोमेंटम आई है। यहाँ से फर्दर अपसाइड के मोमेंटम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5720, एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको 6100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नाउ नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है, क्योंकि पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। लो लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 5130 का है। तो नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए व्यू है कि होल्ड करके रखिए 5750, एंड वो जैसे ब्रेक होता है आपको 6100 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और सामने आरआर केबल की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, मुझे लगा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे भी अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है। 917 918 के अराउंड स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है, स्टॉक ने एक बॉटम बनाया हुआ है, पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से अच्छे खासे लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपरी लेवल पे 960 980 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल पे फिलहाल जो सपोर्ट आ रहा है वो सपोर्ट आपको यहाँ पे 880 का देखने को मिल सकता है। तो आरआर केबल में यहाँ पे पोजीशन बना के चला जा सकता है। पॉलीकैब में ऑलरेडी पोजीशन है तो आप उसको होल्ड करके चल सकते हैं। तो ये नजरिया कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपके लिए वायर्स एंड केबल्स बिजनेस में। लेकिन इसके अलावा कौन से और स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे? रविंदर पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अडानी एंटरप्राइज से, जहां पर अडानी एंटरप्राइज के जो होली ऑन सब्सिडरी है कच्छ कॉपर लिमिटेड, वो जो उन्होंने जो है एक जॉइंट वेंचर में फॉर्म किया है परिणीता इको केबल्स लिमिटेड के साथ, परिणीता वेंचर्स लिमिटेड के साथ, जहां पर कच्छ कॉपर लिमिटेड जो है इसमें 50% का स्टेक जो है होल्ड करेगी और इस कंपनी जो है इससे मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंग और सेलिंग करेगी मेटल प्रोडक्ट्स और केबल्स एंड वायर्स, जिसके चलते आज अडानी एंटरप्राइज तो फोकस में रहेगा ही, लेकिन वायर्स एंड केबल स्टॉक भी जो है इसके चलते आज फोकस में रह सकते हैं। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जहां पर कंपनी जो है 174 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है एवेन्यू ई कॉमर्स लिमिटेड के नाम से। इसी के साथ साथ मैसगांव डॉक शिप बिल्डर्स भी फोकस में रह सकता है, जहां पर कंपनी ने जो है कंस्ट्रक्शन जो है एपीआई प्लग का उसका स्टार्ट किया है, जिससे कि P75 प्रोजेक्ट के सबमरीन में जो है शेड्यूल रिफिट्स के दौरान इंटीग्रेटेड किया जाएगा। ट्रेंड भी आज फोकस में रह सकता है, जहां पर कंपनी की जो सब्सिडरी है उन्होंने जो है एक शेयर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि ट्रेंड हाइपर मार्केट प्राइवेट लिमिटेड के साथ और THPL सपोर्ट सर्विस लिमिटेड के साथ, जिससे कि कंपनी जो है इन दोनों में जो है 100% का स्टेक इक्विटी शेयर जो है एक्वायर करेगी। NHPC भी आज फोकस में रह सकता है, जहां पर कंपनी ने जो है बोरोइंग प्लान जो है वो अप्रूव किया है, जिससे कि कंपनी जो बोरोइंग प्लान जो है 6300 करोड़ का अप्रूव किया है FY25 के लिए। सिंजीन इंटरनेशनल भी आज फोकस में रह सकता है, जहां पर कंपनी ने जो है एक्विजिशन कंप्लीट किया है इमर्जेंट बायो सॉल्यूशन से, और जो कॉस्ट है इस एक्विजिशन का वो $36.5 मिलियन का है। NCC फोकस में रह सकता है, जहां पर कंपनी को जो है LOA मिला है आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से अमरावती कैपिटल सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और जो कॉस्ट होगा इस प्रोजेक्ट का वो 2129 करोड़ का होगा। इसी के साथ साथ आज इंडियन ओवरसीज बैंक भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी ने जो बैंक ने जो है QIP लॉन्च किया है और जो फ्लोर प्राइस है इसका 42.7 पर शेयर का है, और एज पर सोर्सेज जो है टोटल QIP साइज जो है वो 2000 करोड़ का हो सकता है, और QIP का जो डिस्काउंट है CMP से 7.4 का है।
इरेडा भी इस फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी ने जो है 1247 करोड़ जुटाने के लिए जो है पहली परपेचुअल बॉन्ड लॉन्च की है, और इसी के साथ साथ कंपनी ने जो है करीब करीब 25 करोड़ का जो टैक्स रिफंड मिला है। आखिर में बात करेंगे महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स की, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने जो है गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो ने जो है 8.4 लाख के जो शेयर्स है वो सोल्ड किए हैं 330 पर शेयर्स में। तो ये तो हो गए खबरों वाले शेयर्स की। अब ब्रोकरेजेस की कौन सी नोट है ये वो जो बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरुण। डेफिनेटली रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज ब्रोकरेजेस के रडार पे सबसे पहले तो जुबिलेंट फूडवर्क है, और आपके रडार पे भी जुबिलेंट फूडवर्क सबसे पहले रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीएसए की एक रिपोर्ट आई है। और देखिए, हम हमेशा देखते हैं कि डॉलर में कितनी बढ़त हुई या गिरावट हुई, रुपये में कितनी बढ़त हुई गिरावट हुई, लेकिन सीएसए का फोकस जो है वो टर्किश लीरा पे है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि जो डेप्रिसिएशन हुआ है टर्किश लीरा में, उसका इम्पैक्ट जुबिलेंट फूडवर्क्स पे आपको देखने मिलेगा। 5% के आसपास की गिरावट कल देखने मिली, और YTD अगर आप देखेंगे यूएस डॉलर के मुकाबले तो करीब 8.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। अब देखिए, जुबिलेंट ने यहाँ पे डीपी यूरेशिया जो है उसको 2024 में एक्वायर किया था। ये दरअसल ऑपरेट करते हैं टर्की में, अजरबैजान और साथ ही साथ जॉर्जिया में, और कुल कंट्रीब्यूशन जो है ग्रुप के सिस्टम सेल्स का, उसमें 31% के आसपास का कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ से आता है। इनका कुल डेट जो है जुबिलेंट फूडवर्क्स का $12.3 बिलियन के आसपास का है, और 80% पेबल जो है वो टर्किश कैश फ्लो से आने वाले थे। तो टर्किश लीरा का डेप्रिसिएशन जो है ये सीधा इम्पैक्ट करेगा जुबिलेंट फूडवर्क्स को। इनका कहना है कि 5% टर्किश लीरा अगर डेप्रिशिएट होता है तो इसका इम्पैक्ट इस कंपनी के ओवरऑल मुनाफे में 2.5 से 3% के आसपास रह सकता है, और 8.5% के आसपास की जो डिप्रिसिएशन हुई है 3.5 से 4% के आसपास मुनाफे में इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। पेटीएम पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, न्यूट्रल का कॉल है, प्राइस टारगेट 950 से काट के 870 का किया है। इनका कहना है कि मर्चेंट बिजनेस है वो अच्छा है, और साथ ही साथ एबिटा ब्रेक इवन जो है वो ये कंपनी अचीव करेगी। और यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं कि 24% कैगर जो है जीएमवी में आपको FY 25-27 तक देखने मिलेगा। वोल्टास पे मोतीलाल की रिपोर्ट है, जहाँ पे खरीदारी की सलाह है, 1710 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि मार्जिन्स के ऊपर ये कंपनी वॉल्यूम पे ज़्यादा फोकस करने वाली है, और ग्रोथ जो है पीएस के मुकाबले ज़्यादा होगी। और नुवामा की भी रिपोर्ट है, जहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 1810 का प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि RSE मार्केट में अप्रैल 2024 से फेब 2025 तक इस कंपनी ने 35% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ की है, जो कि अपने पीएस के मुकाबले अच्छी है। आगे भी ग्रोथ अच्छी रहेगी। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। रविंदर और वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। रियल एस्टेट सेक्टर पर एक स्टॉक पर रविंदर ने चर्चा की थी, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने कुछ शेयर्स खरीदे हैं। इनफैक्ट वीक टू डेट बेसिस पर देखें तो याद रखें, रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी इस हफ्ते दिखी है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो रेमंड करीब 16% चढ़ चुका है इस हफ्ते। लोढ़ा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसे सभी स्टॉक्स में 6 से 12% की शानदार तेजी दिखी है। कुणाल, क्या राय होगी इन रियल एस्टेट स्टॉक्स पर, और क्या जो तेजी पिछले 3 दिनों में दिखी है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी? क्या रियल एस्टेट एक बड़ा लीडर होगा बाजार को 23,500 पार कराने में? वेल, रियल एस्टेट एक स्पेस नहीं है जो बाजार को थ्रस्ट दे सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पिछले 3-4 दिनों में जो रैली हमें देखने को मिली है, एंड यहाँ से जो मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है वो ऊपरी लेवल के ही है। जो स्टॉक के आपने नाम लिए, वन बाय वन सारे स्टॉक की बात करते हैं। महिंद्रा लाइफ साइंस, लाइफ स्पेस जो 327 के अराउंड है, पहले भी स्टॉक ने 347 348 का रेजिस्टेंस लिया था, और कल के दिन में 348 के अराउंड का हाई बनाया है। तो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह तो नहीं रहेगी। 348 अगर ब्रेक होता है उसके बाद ही आप यहाँ पे खरीदारी करके चले, क्योंकि उसके बाद आपको अच्छे खासे लेवल ऊपरी लेवल पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 395 से लेके 427 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो महिंद्रा लाइफ स्पेस आपको 348 के ऊपर ही खरीदना है। सामने अगर हम रेमंड की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया रैली हमें रेमंड में देखने को मिली है, एंड जिस हिसाब से स्टॉक ने रैली दिखाई है, आने वाले दिनों में ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे आपको 1552, और जिस दिन स्टॉक 1552 ब्रेक करेगा आपको 1 भी 1800 तक का भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। सो रेमंड यहाँ पे एक अच्छे खासे लेवल पे है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी रेमंड में। लो लेवल पे जो एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे वो 1380 का होगा।
और एक और स्टॉक है जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है एंड ये कंटिन्यू होती हुई भी देखने को मिल सकती है। दो इसमें स्टॉक का नाम है डीएलएफ है। हमने पहले भी ये स्टॉक पे यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने डीएलएफ पे खरीदारी करके चलने की सलाह दी थी, लेकिन मैं अगेन यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। एक अच्छे खासे लेवल पे स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। 696 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग है। हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे 678 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करते हैं तो इमीडिएट 710 का टारगेट, और जिस दिन ये 710 ब्रेक करेगा आपको 740 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। सो डेफिनेटली कुछ कुछ सिलेक्टिव काउंटर है रियल एस्टेट में जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं एंड आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको वहां पे देखने को मिल सकती है। ये पूरा रियल एस्टेट पे आपको अच्छे से कुणाल परार ने बता दिया। पूछा हमने एक था, इन्होंने पूरे सेक्टर के बारे में बताया और साथ ही एक शेयर छांट के भी आपको दे दिया ताकि किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। लेवल्स वगैरह ना प्रोड्यूसर साहब अगर आप सुन पाए अच्छे से तो स्टॉप लॉस टारगेट वाली प्लेट डाल दो, नहीं तो कम से कम स्टैंप कर दो कि इस पर बाय है, सेल है, अवॉइड है, वड़ेवर जैसे भी है। उससे क्या लिखतम और वक्तम वाला काम पूरा हो जाएगा, ऑडियो और वीडियो वाला काम पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। एक शेयर और भी है किरण जानी, आपने कल चेक किया होगा नो डाउट, आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा उसको देख के। उस शेयर का नाम है NBCC, करीब 4-4.5% ऊपर था और 10% का OI एडिशन भी इसके अंदर हुआ है। एक बार देख के बताना आज और चलेगा क्या? तो एनबीसीसी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से चार्ट पैटर्न है आपने बताया वैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट के लेवल से के हिसाब से हमने कल भी इसको मॉनिटर कर रहे थे। 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, मोमेंटम इंडिकेटर भी न्यूट्रल जोन के अंदर है, तो कोई भी डिप आता है 83-82 के बीच में तो लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो 80 रुपीज का बन रहा है और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है यहाँ पे आप ऊपर में 94-93 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एनबीसीसी डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए 80 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। 80 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस डालो, 93 का टारगेट है। जाएंगे सिर्फ 3 रुपये, आएंगे करीब 10 रुपये, रेशो होगी 1:3 की। तो ये एक ट्रेड बनता है NBCC। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, कुछ शेयर थोड़े खिंचे हुए हैं और मैं ऐसे कोई भी शेयर आपसे नहीं पूछूंगा या बताऊंगा, सामने रखूंगा जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि हाँ रिस्क रिवॉर्ड बहुत ख़राब है। मैं आप देख लेना, एक एक मेहमान से मैं वही शेयर पूछूंगा जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। अगर आपने लिया है ना, गलती से भी आप आ गए उसके अंदर, तो कम से कम आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। ये जो अभी NBCC हमने फायर करवाया, इसका स्टॉप लॉस और टारगेट लिख दो आप प्रोड्यूसर साहब। 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, 93 का टारगेट है। NBCC बाय है, बाइंग और डिप नहीं है, डिप करेंगे तो आएगा ही नहीं, है ना। तो ये सामने पे देख लेना जैसे भी मिले आपको, बट 80 का स्टॉप है और 93 का टारगेट है। ऐसे एक शेयर और है डिलीवरी का, एक बार जरा डिलीवरी का, पहली बार उसमें साइन आया है कुछ रिकवरी का। इससे पहले तक नॉन स्टॉप ये शेयर टूटता हुआ दिख रहा है। आप इसका दिखा देना, हाँ जरा मंथली वगैरह चार्ट वगैरह अगर आपको दिखाने हो तो इसका दिखाना डिलीवरी का। ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये RI से डाइवर्जन से थोड़ा बहुत पुल बैक आ रहा है। हर्डल्स इतने हैं कि 286 तक तो हर्डल से ही जूझता रह जाएगा ये, लेकिन फिर भी पता कर लेते हैं कोई ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है इसके अंदर। कुणाल परार एक बार ज़रा डिलीवरी चेक करना, बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ शेयर है और ये एक ज़माने में, ज़माना क्या मतलब आज से करीब 1 साल पहले ये 700 रुपये तक का भी पहुंचा हुआ शेयर है, आज 250 रुपये में मिल रहा है। वेल डेफिनेटली डिम्पी जी, मल्टीपल ऐसे इक्वेशन है जहां पे ये स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। सबसे पहला तो आपने बता दिया पॉजिटिव डाइवर्जेंस है RSI और स्टॉक प्राइस में। इतना नहीं, अगर आप डेली चार्ट आली चार्ट की भी बात करें, आली चार्ट पे ऑलरेडी 100 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आली चार्ट पे ये स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का। तो मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव साइड की देखने को मिल सकती है। 261 के अराउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे 251 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे। एंड टारगेट की बात करते हैं डिम्पी जी, तो इमीडिएट टारगेट जो है वो छोटा सा टारगेट है, लेकिन वो फॉलो करना ही पड़ेगा 266 का, जो इसका रिसेंट का टॉप है। एंड जिस दिन ये स्टॉक 266 ब्रेक करेगा, आपको वन वे रैली में ये काउंटर 290 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो डेफिनेटली खरीदारी करके चलने की सलाह है। रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीटली फेवर में है लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के लिए। इसका ना मेरे को स्टॉप लॉस टारगेट दे दो सर। हमने बाय की स्टैम्प तो लगाई, बट स्टॉप लॉस टारगेट वापस से दो। स्टॉप लॉस जो होगा इमीडिएट 251 का होगा। इमीडिएट जो हर्डल है वो हमारा फर्स्ट टारगेट 266 है, वो जैसे ही क्रॉस करेगा आपको 290 तक के टारगेट दिखेगा। ठीक है, 2 टारगेट डाल दो, एक है 290 का जो इन्वेस्टर है टिपिकली, और एक टारगेट डाल दो जो स्विंग ट्रेडर्स का है जो है 266 का। दोनों का कॉमन स्टॉप लॉस रहेगा 251 का। अब आप देखो रिस्क रिवॉर्ड आपका जमेगा आपको।
ठीक है ना। तो 7-8 रुपये 10 रुपये चलो मान लो चले गए, तो आपको कम से कम 16 रुपये आएंगे। रेशो होगी 1.5% की। और अगर 90 तक गया तो रेशो तो अच्छी बन जाएगी, तब तो 30 रुपये आएंगे, 10 रुपये जाने में रेशो हो जाएगी 1:3 की। तो इसी तरह से स्टॉप लॉस टारगेट आपको हर किसी के हम छाप के देते रहेंगे। और ये सारे शेयर्स नोटिस करना, मॉर्निंग में डिस्कस हुए हैं और ये आगे भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंकर पूछेगा या कोई ना कोई बताएगा, क्योंकि सब डाटा ड्रिवन है, या किसी में न्यूज़ होगी या किसी में डाटा है। ठीक है, एक शेयर में ज़रा और छांट के पूछ लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, मेरे को थोड़ा दे दीजिए समय। डिलीवरी मैंने पूछ लिया, LTF मैंने, हाँ ठीक है। अगर आज IT कंपनीज चलनी है तो किरण जानी सबसे पहला कौन सा शेयर खरीदें IT में? अगर आज नेस्डेक ठीक है, IT चलना है, 108 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो मेरी तरफ से जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है विप्रो। एक बार आप और देख लो, विप्रो के अलावा कोई और शेयर आपको ठीक लगता हो तो। सो सर, मेरा भी विप्रो ही पहला प्रिफर्ड बेट था। विप्रो अगर आपको ध्यान हो तो सिस्टम मैडम के साथ भी हमने काफी टाइम डिस्कस किया था। यही लेवल के ऊपर हमने डिस्कस किया था, 260-265 के आसपास का ब्रेकआउट था। उसके बाद स्टॉक 320 तक गया, वहां से वापस ही अपने प्रीवियस ब्रेकआउट जोन के ऊपर आया। और कल जिस तरह का रेजिलियंस दिखाया, नीचे के लेवल से जो रिकवरी आई है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी से मोमेंटम इंडिकेटर भी रिवर्स हुआ है। तो मेरे हिसाब से विप्रो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छी बैट है। तो करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। 260 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, पोजिशनली तो 250 का स्टॉप लॉस। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, इमीडिएट लेवल पे 280 और 280 क्रॉस होते ही 300 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विप्रो के अंदर। सो विप्रो इज वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक फॉर अस, और हमने ऑलरेडी हमारे क्लाइंट एंड एसोसिएट को भी रिकमेंड किया हुआ है। दूसरा जो मिड कैप IT में से अच्छा लग रहा है वो कोफोर्ज है। 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। 3 दिन से लगातार आप देखोगे तो हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर है। और कल जिस तरह से 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर दूसरी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाई है, यहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हो। 7550 के आसपास की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाना चाहिए। 7400 के नीचे का आप एक पोजिशनली स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर में वापस ये 8000 तक आ सकता है। तो कोफोर्ज एंड विप्रो हमारे प्रिफर्ड पिक रहेंगे। कोफोर्ज हाल फिलहाल वोलेटाइल रहा है, लेकिन किरण जी को ये पसंद है। और इसके अलावा विप्रो आज आपके रडार पर होना चाहिए। कोफोर्ज के लिए जो टारगेट है वो है 8000 रुपए का। और देखिए, नेस्डेक में कल हमने तेजी देखी है, और जेरोम पॉवेल की तरफ से जो कमेंट्री आई है ग्रोथ को लेकर, महंगाई को लेकर, उतनी ज्यादा कोई खराब नहीं है। उनका ये कहना है कि ये थोड़े ट्रांजिटरी होगी, अगर महंगाई अगर बढ़ती भी है तो, और वो ज़्यादातर होगा वहाँ पर जो टैरिफ को लेकर एक्शन हुआ उसके चलते। देखते हैं कि आज IT स्टॉक्स में किस तरह का रिएक्शन आता है। उम्मीद करके चलेंगे कि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेस्डेक का सपोर्ट भी आज मिलेगा। लेकिन एक और सेगमेंट है, कूलिंग वाला सेगमेंट, वहाँ पर लगातार बाइंग हो रही है। हम देख रहे हैं कि वोल्टास हो या फिर ब्लू स्टार हो, हैवेल्स हो, ये तमाम शेयर चलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। मयूरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मयूरेश जोशी, फंडामेंटल एक्सपर्ट विलियम ओनील से। मयूरेश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। ये कूलिंग सेगमेंट वाले शेयर चल तो बहुत गए हैं, अभी गर्मियां बाकी हैं, लेकिन 1100 के आसपास था वोल्टास, 1400 रुपए के आसपास हो गया। ब्लू स्टार में भी हम अच्छी तेजी देख रहे हैं, हैवेल्स में भी हाल फिलहाल जोश आ गया है। एक रिपोर्ट भी आई है वोल्टास को लेकर, पॉजिटिव रिपोर्ट लग रही थी, वो ब्रोकरेजेस की है। मैं आपको बता देता हूँ रिपोर्ट क्या है। मोतीलाल ओसवाल की है, खरीदारी की राह है, और लक्ष्य दिया है उन्होंने 1710 का, और नुआमा ने 1810 का लक्ष्य दिया है। अभी आप कितनी स्टीम देख रहे हैं? आपको लगता है कि अभी ये चाल जारी रहेगी तेजी वाली? मॉर्निंग अभिषेक। तो मुझे लगता है, आई थिंक जो मोमेंटम है शायद बरकरार रह सकता है, क्योंकि जब समर सीजन का ऑनसेट स्टार्ट होता है, जो इन्वेंट्री लेवल्स होती हैं ये अच्छी खासी निचले स्तरों पे होती है। और काफी एसी मैन्युफैक्चरर्स का कहना ये है कि शायद डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है ये समर सीजन के लिए। और मुझे लगता है, आई थिंक अभी अक्रॉस सीजन्स हो गया है, जो आज पेनिट्रेशन है एसीज का, एयर कूलर मार्केट का, ये काफी कम है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और जैसे क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक ओनरशिप ऑफ एसीज इज गोइंग टू बी अ रियलिटी ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। अगेन, ये नहीं भूलना चाहिए कि आई थिंक विद द टैक्स कट्स दैट हैव प्रोबब्ली हैपेंड, जो इंक्रीमेंटल स्पेंडिंग आ सकती है इकोनॉमी में, ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कंज्यूमर ड्यूरेबल दोनों की तरफ आई थिंक आ सकती है। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये बिल्कुल मुमकिन और सस्टेनेबल रह सकती है। ऑब्वियसली आई थिंक सम कंपनीज आर फ्लैग्ड ऑफ कि जो कंप्रेसर्स होते हैं वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो अगर डिमांड 25-30% के ऊपर बढ़ी तो शायद दिक्कतें हो सकती हैं प्रॉब्ली सप्लाइंग दिस। बट जो यूनिटरी एयर सोल्यूशन हम कहते हैं, जिसे रूम एयर कंडीशनर्स कहते हैं,
वहाँ पे आई थिंक रुझान ठीक ठाक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेगमेंट का या जो बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे भी रुझान मुझे लगता है ठीक ठाक लग रहे हैं, और इसमें मुझे लगता है थिंक ये सेक्टर शायद मोमेंटम रहे, और स्टॉक्स विद इन दिस सेक्टर फोकस में बिल्कुल रह सकते हैं अगले 2 तिमाही में। ठीक है, तेजी अभी और बढ़ सकती है इन स्टॉक्स में जो कूलिंग सेगमेंट वाले स्टॉक हैं। कुणाल जी, अशोक लेलैंड देखिए 200 रुपए के आसपास है। कल हमने थोड़ी सी तेजी अशोक लेलैंड के शेयर में देखी, हालांकि ये लास्ट आवर में अपनी तेजी को थोड़ा गंवाया भी ऊपरी स्तरों से। खबर यह आई है कि आंध्र प्रदेश में इन्होंने बस बनाने के लिए एक प्लांट खोला है, बस मैन्युफैक्चरिंग का। भाव तो ठीक ही है, मतलब जिसको निवेश करना हो तो अगर किसी फंडा एक्सपर्ट से पूछें तो वो यही कहेंगे कि हाँ सही भाव पर है ये। आप जरा इसके चार्ट देख के बताइए कि आपको कितना एक्शन दिख रहा है। कोई अगर ट्रेड ले यहां से पैसे बन जाएंगे उसके? वेल अभिषेक जी, टाइमिंग के लिए मैं अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। रीजन बिंग के आप देखिए कल के दिन में ऊपरी लेवल पे 207 208 के अराउंड जो हाई बनाया था, एग्जैक्टली वहीं पे 100 एमए का रेजिस्टेंस फेस किया था। उसके बाद डाइंग आवर्स में स्टॉक ने 204 के अराउंड का क्लोजिंग दिया था। तो फिलहाल अवॉइड करके चलने की सलाह है। अगर स्टॉक 208 के ऊपर जाता है तो ही आप पोजीशन बना के चले, क्योंकि 208 के ऊपर आपको ये स्टॉक 214 और उसके बाद ये आपको 220 तक के लेवल दिखा सकता है। तो जब तक ये हर्डल क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे नई पोजीशन बना के चलने की सलाह नहीं रहेगी। एंड कॉन्ट्रारी अगर न्यूज अच्छे हैं एंड कल के डाइंग आवर्स में देखने आए तो स्टॉक ने गिरावट भी दिखाई है, 100 एमए का रेजिस्टेंस भी है। सो कहीं ना कहीं न्यूज और टेक्निकल सेटअप दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो शॉर्ट करके चलने की भी सलाह नहीं दूंगा। 208 के ऊपर ही नई पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, 208 के ऊपर नई पोजीशन बनाने की सलाह है। उम्मीद करेंगे 208 पहुंच भी जाएगा। माहौल भी ठीक है, 205 रुपए का भाव है। कल तेजी थोड़ी सी दिखी है शेयर में। एक और सेगमेंट जहां पर हम काफी अच्छी बाइंग देख रही हैं और वो है पावर का। कल कई सारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने कहा कि नहीं, टाटा पावर का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। टाटा पावर चला भी, लेकिन टाटा पावर के अलावा अगर हम पीएसयूज की भी बात कर लें, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन, इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर में टोरेंट पावर के शेयर में कल तेजी हमें दिखी है। मयूरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, पावर में ये जो तेजी आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल होगी? कितनी तेजी आप देख रहे हैं, और अपनी पसंद के जरा 2 या 3 शेयर बताइए जहां पर आपका कन्विक्शन है। तो अभिषेक जी, आई थिंक जैसे हम अभी एयर कूलिंग सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो डिमांड है और पावर डिमांड जब पीक होती है पीक समर सीजन में, तो अच्छी खासी बढ़ने की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं। एंड इंक्रीमेंटली अगर आप पिछले कई तिमाहियों से देखें कि जो पावर आउटपुट है या पावर कंजम्पशन है, इसने एक इंक्रीजिंग ट्रेंड ही दिखाया है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, नेक्स्ट फ्यू इयर्स, जैसे सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से बोथ इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल्स एज वेल एज एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ more transmission lines coming through semi-urban rural areas में, आई थिंक पावर डिमांड बढ़ती ही जाएगी। ऑब्वियसली आई थिंक जो गवर्नमेंट का फोकस है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी करनी है 180 से, ये पूरी इकोसिस्टम शायद फोकस में रहे। एंड बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक पावर जनरेटर्स हो, ट्रांसमीटर्स हो, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ईपीसी प्लेयर्स हो, फाइनेंशियर्स हो, आई थिंक ये सारे स्टॉक शायद फोकस में रह सकते हैं। अगर आपको पिक एंड चूज करना है तो आई थिंक जो जनरेटर्स हैं वहां पे आई थिंक डेफिनेटली स्टॉक्स लाइक एनटीपीसी आपके ध्यान में रहने चाहिए। एक अच्छा मिक्स है इन टर्म्स ऑफ थर्मल एंड रिन्यूएबल, डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी है, पावर ग्रिड विद इन द ट्रांसमिशन स्पेस, क्योंकि जितनी ट्रांसमिशन लाइंस लगेंगी यू विल प्रॉब्ली नीड ऑलमोस्ट 1,50,000 सर्किट किलोमीटर्स टू बी एडेड, both in terms of renewables as well as thermal evacuation. और इसलिए आई थिंक पावर ग्रिड विद द डिविडेंड यील्ड कॉन्सेप्ट एज वेल शुड डू वेल। टेक्नो इलेक्ट्रिक जो एक ईपीसी प्लेयर है पावर का, आपने ट्रांसलेट लाइटिंग को देखा होगा, कल बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था 1600 करोड़ का। कहीं ना कहीं आई थिंक जो डेटा सेंटर्स है टेक्नो के लिए, स्मार्ट मीटर्स हैं, एफजीडी इक्विपमेंट करते हैं, और पोल्यूटिंग थर्मल प्लांट्स, जो काफी थर्मल प्लांट्स को लगाने पड़ेंगे अगले 2 वर्षों में, आई थिंक ये भी एक फोकस में रह सकता है एज फार एज पावर इज कंसर्न्ड। एंड इनफैक्ट इवन फाइनेंशियर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग लगेगी to ensure all these projects are handled, executed over the next few years. तो मुझे लगता है आई थिंक स्पेस इंटरेस्टिंग है, अर्निंग्स की विजिबिलिटी है, और because of the order book and expectations of decent margin and working capital requirements, जो ठीक ठाक रह सकती है, वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लोज दोनों मैनेजेबल रह सकते हैं।
फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ऑब्वियसली थोड़ा पिक एंड चूज करना पड़ेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ, विद इन द स्पेस लीडरशिप स्टॉक्स पे फोकस रखें। बट यस, एज अ सेक्टर आई थिंक वी लाइक द सेक्टर ओवर द नेक्स्ट 2 years। ठीक है, कुछ शेयर्स के नाम बताए हैं आपको मयूरेश जी ने, आप उन पर ध्यान दीजिए। अगर आपको पावर में नई पोजीशन भी लेनी है तो आप उन पर विचार कर सकते हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक आएंगे, लेकिन आईटी इंडेक्स पर नजर डालेंगे। याद रखें, अब पिछले कुछ दिनों में गिरावट यहां पर दिखी है और कल सिटी की भी एक रिपोर्ट आई थी जहां पर उनका मानना है कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है और ग्लोबल मार्केट में ग्रोथ कंसर्न्स है, जिसके चलते आईटी कंपनियों का ग्रोथ आउटलुक काफी कमजोर रहेगा अगले 2 से 3 सालों तक। मयूरेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपका व्यू क्या रहेगा आईटी सेक्टर पर? क्या ये बॉटम आउट हो चुका है और क्या ये ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते कंपनियों के रेवेन्यू ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट दिखेगा? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। नहीं, आई थिंक 2 चीजें। एक, आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एट द स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर कि जैसे ट्रम्प साहब ऑफिस रिज्यूम करेंगे, देयर विल बी अ स्लीव ऑफ रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट टैक्स कट्स, जिसके वजह से काफी पैसा बच जाएगा कॉर्पोरेट कैश किटीज में, which they will obviously spend in terms of accelerated IT budgets। वो शायद अब तक हुआ नहीं है और वो शायद थोड़े लैग इफेक्ट के साथ हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑर्डर फ्लोज कैसे रह सकते हैं कंसिडरिंग द सिनेरियो राइट नाउ, कहीं ना कहीं आई थिंक उम्मीद यही जताई जा रही है कि ऑर्डर फ्लोज स्टेबल हो सकता है ईयर ऑन ईयर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो उम्मीद लगाए बैठा था आईटी सेक्टर, वो शायद मिसिंग रह सकता है, ये कंसर्न। तीसरा, आई थिंक जो प्राइसिंग और मार्जिन रिलेटेड एक कंफर्ट लेवल था, क्या प्राइसिंग में कुछ इश्यूज आ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, और क्या ट्रम्प पॉलिसीज इफ एनी दैट कम थ्रू मार्जिन पे फर्क पड़ सकते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू आउटसोर्सिंग कॉस्ट, H1B रिलेटेड कॉस्ट, या जो लोकल टैलेंट के रिक्रूट करनी पड़ेगी जैसे ट्रम्प के फर्स्ट रिजीम में देखा था। इससे आई थिंक मार्जिन पे एक प्रभाव आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक काफी वैल्यूएशंस महंगे थे, लेट स्टेज बेसिस पर थे, जैसे मार्केट्स में इंडिया में देखते हैं, शायद वो टॉप टियर कंपनीज हो या मिड कैप आईटी कंपनीज हो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक देयर इज होप दैट सम ऑफ दीज एलिमेंट्स जो मार्केट लगाया बैठा है ऑन द नेगेटिव साइड ना हो। बट मैं देखना चाहता हूँ कि चौथे तिमाही के नतीजे कैसे आते हैं। फ्रैंकली आई थिंक जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ वीक्स, जब Q4 नंबर्स आईटी सेक्टर के लिए आने स्टार्ट हो जाएंगे, तब मुझे लगता है कि एक क्लियर कट इंडिकेशन और फोकस मिल जाएगा कि मैनेजमेंट कमेंट्रीज कैसी है, और ये सारे जो मैं पहलू बता रहा हूँ ये मैनेजमेंट्स कैसे देख रही है, वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो। ऑब्वियसली आई थिंक एक बहुत बड़े ओवरसोल्ड टेरिटरी में निकल गया है पूरा सेक्टर, तो बाउंस बैक आना लाजमी है सेक्टर के लिए। बट फ्रॉम अ मोर स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव मैं Q4 के नतीजों की राह देखना चाहता हूँ, तो प्रॉब्ली दैट टेक अ पॉलिसी। तिमाही के नतीजों पर नजर रहेगी आईटी सेक्टर पर ये नजरिया, लेकिन प्री ओपन रेट्स आपके स्क्रीन पर 125 अंकों की तेजी के साथ 23,030 के आसपास प्री ओपन रेट्स निफ्टी कारोबार करता हुआ। कई सारे स्टॉक्स में एक्शन दिखा है। श्रीराम फाइनेंस, पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डीज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। लेकिन इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स पर नजर डालते हैं। याद रखें, जर्मनी ने एक बड़ा डिफेंस स्पेंडिंग अप्रूव किया है, जिसके चलते कई सारे डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स कल के सत्र में फोकस में थे। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें या माजगांव डॉक, इनफैक्ट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 20% की अपर सर्किट पर लॉक्ड इन था। इन सभी स्टॉक्स पर भी विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन 9 बज चुके हैं, 9 के नवरत्न का समय हो चुका है और वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं वो कौन से 9 स्टॉक्स होंगे जहां पर आज सबसे ज्यादा एक्शन दिखेगा? गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत करूंगा अडानी एंटरप्राइजेस के साथ, क्योंकि इस कंपनी की जो सब्सिडरी है उन्होंने एक जेवी कर ली है और ये जेवी जो है वायर्स एंड केबल्स के बिजनेस के लिए है। तो अडानी एंटरप्राइजेस पे तो आप नज़र रखेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो वायर्स एंड केबल्स की कंपनी है जैसे कि पॉलीकैब, KEI, इन पे भी आपको नज़र रखना है। IOB पे नज़र रखेगा क्योंकि QIP खुल चुका है। फ्लोर प्राइस जो है 42 रुपीज़ 70 पैसे का है, कल के क्लोजिंग से डिस्काउंट पे है। एवेन्यू सुपरमार्ट, ये कंपनी 175 करोड़ निवेश कर रही है एवेन्यू ई कॉमर्स में। बेसिकली डीमार्ट रेडी जो है उसमें ये 175 करोड़ यानी कि 175 करोड़ जो है उसका निवेश कर रही है। NHPC FY26 के लिए बोरिंग प्रोग्राम को अप्रूवल मिल चुका है। 6,300 करोड़ जो है ये कंपनी जुटाने वाली है। NCC, इस कंपनी को LOA मिला है आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से। कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है 2,130 करोड़ रुपए के आसपास की है। IRDA, इन्होंने वन ऑफ अ काइंड परपेचुअल बॉन्ड जो है वो इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है और करीब करीब
1247 करोड़ जो है ये कंपनी जुटाने वाली है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस यहाँ पे गोल्डमैन ने 8.44 लाख शेयर जो है कल के सत्र में बेचे हैं। 330 के भाव पे सौदा हुआ है। जुबिलेंट फूडवर्क्स पे नजर रखेगा। CLSA की एक रिपोर्ट है जो कि कह रही है कि टर्किश लीरा में जो गिरावट आ रही है उसका इंपैक्ट इस कंपनी के कारोबार पे पड़ेगा। 5% की गिरावट जो कल हुई थी उसका इंपैक्ट 2 से 2.5% इस कंपनी के EPS पे पड़ेगा पैट पे, और 8.5% जो अभी तक गिर चुका है टर्किश लीरा उसका इंपैक्ट 3.5 से 4% तक जो है FY25 में पड़ सकता है। और आखिर में वोल्टास, यहाँ पे कल जो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई उसके बाद मोतीलाल का बाय टारगेट है 1710 के यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं ये, और नुवामा भी बाय का कॉल दे रहा है 1810 के टारगेट दे रहे हैं। ये सब के सब कह रहे हैं कि कंपनी जो वॉल्यूम पे ज़्यादा फोकस करने वाली है मार्जिन के मुकाबले। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो बढ़ती गर्मियाँ हैं उसका फ़ायदा भी इस कंपनी को होगा। बढ़ती गर्मियों का तो फायदा होगा ही, एसी लोग लगवाएंगे। और हम देख भी रहे हैं कि वोल्टास में और ब्लू स्टार में, हेवल्स में तेजी हो भी रही है। एक और सेगमेंट है जहां पर नजर डालेंगे। अच्छा देखिए, सोने को लेकर फिर से अपडेट आ गया है। MCX पर सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 89,000 रुपए के ऊपर निकल गए हैं सोने के 10 ग्राम के भाव। ये करीब 400 रुपए के आसपास की तेजी पर शुरुआत की है सोने ने, आधे % के आसपास की मजबूती है। और लगातार हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। ऐसे में होता क्या है कि जो गोल्ड फाइनेंस करने वाली जो कंपनीज हैं, जो सोना गिरवी रख के उसके बदले में लोन देती हैं, उनके शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। कल के सत्र में हमने मुथूट में अच्छी तेजी देखी। मणप्पुरम के शेयर में भी लगातार हम मोमेंटम देख रहे हैं। मुथूट करीब 4% ऊपर बंद हुआ था। मयूरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये दोनों शेयर मुथूट और मणप्पुरम क्या आपको सही लग रहे हैं अभी? क्योंकि सोना तो लगातार रिकॉर्ड बना रहा है, ऐसे में रुझान थोड़ा और बढ़ेगा गोल्ड फाइनेंसिंग की तरफ, ऐसा लग रहा है। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और आई थिंक ये बहुत बड़ा एक प्रीमाइस है जिसके लिए सारी कंपनीज मूव हो रही है। ऑब्वियसली आई थिंक जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं, इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, जो लोन टू वैल्यूज रहती है, इसमें और भी ज्यादा कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। और इसके वजह से आई थिंक जो इंक्रीमेंटल लोन्स आ सकते हैं, दैट कैन बी रिलेटिवली बेटर, और यील्ड शायद मेंटेन हो जाती है। तो आई थिंक ये दोनों पहलू शायद फेवर में आती हैं सारी कंपनीज के। बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो RBI ने कदम उठाए थे कुछ तिमाहियों पहले अनसिक्योर्ड लोन्स को लेके, पर्सनल लोन्स को लेके, और जो आई थिंक रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट पूल मूव टुवर्ड्स गोल्ड लोन फाइनेंसिंग, जो काफी एविडेंट भी था। आई थिंक ग्रुप के मैनेजमेंट ने साफ तरीके से कहा था कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें एक अच्छा खासा स्पॉट दिख रहा है फॉर दीज एक्शंस, अलोंग विद आई थिंक जो एक फंडामेंटल रीजंस और हैं जो गोल्ड प्राइस को लेके है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर गोल्ड प्राइसेस ऐसे ही रहे, जो एक शिफ्ट हमने देखी है, जब तक ये रिवर्स नहीं होती या नॉर्मलाइज नहीं होती, शायद मोमेंटम बरकरार रह सकता है। द मैनेजमेंट ऑफ बोथ दीज कंपनीज आर फीलिंग कि शायद अगले 1 से 2 तिमाही नंबर्स में मोमेंटम रह सकता है, और इसलिए शायद प्राइसिंग में रिफ्लेक्ट हो ये दोनों। ठीक है, मणप्पुरम पर, मुथूट पर ये व्यू। इंटरग्लोब एविएशन में हम लगातार तेजी देख रहे हैं, और कल हमने देखा कि कंपनी ने FY30 का रोड मैप भी पेश किया। लगातार मोमेंटम है, 4,000 रुपए के ऊपर जब से ये शेयर फिर से लौटा है, हम तेज रफ्तार देख रहे हैं। 5,000 के ऊपर का कल इसने हाई बनाया था, और जेफरीज की रिपोर्ट आई है, उनका जो टारगेट है वो है 5,260 रुपए का इंटरग्लोब को लेकर। कुणाल जी, आज हो सकता है कि फिर से थोड़े से गैप के साथ खोले इंटरग्लोब। क्या आपको लगता है कि नई सवारी करनी है इंटरग्लोब में, या फिर जिनके पास है अपना रिलैक्स होके बैठे रहे सीट बेल्ट बांध के? ठीक है किरण जी, आप जरा टारगेट बताइए। कुणाल जी हमारे साथ नहीं है अभी फिलहाल। सो इंडिगो की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देखने को मिल रही है, और आज जिस तरह का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, पिछली बार भी हमने देखा था कि 5,000 के आसपास स्टॉक में फिजल आउट हो गया था, लेकिन कल की रैली के बाद आज एक फॉलोअप बाइंग और गैप अप दिख रहा है हमें। तो जब तक कि अब वापस 5,000 का लेवल नहीं ब्रेक होता है, तो एक बार मोमेंटम बाइंग के लिए या तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। 5,000 का एक स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में जिस तरह के टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऊपर में 50 to 100 तक जा सकता है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से इंटरग्लोब एविएशन लॉन्ग करके जाना चाहिए। इंटरग्लोब को लेकर ये व्यू। डिफेंस वाले शेयरों में कल हमने बहुत ही ताबड़तोड़ खरीदारी देखी। मझगांव डॉक हो या फिर गार्डन रीच हो, कोचिन शिपयार्ड हो, HAL, तमाम शेयर कल चले थे। मयूरी जी, अब क्या है ना कि बहुत सारे लोग ना हाथ जला भी चुके हैं जिन्होंने हाइस पर खरीदे। तो ऐसी तेजी देखी कई बार ना उत्साह तो आता है, लेकिन डर भी लगता है। आप जरा ये बताइए कि वैल्यूएशन कंफर्ट कहां पर है आपके हिसाब से, और कल जो तेजी हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं?
आई थिंक अच्छे खासे शेयर्स चल चुके हैं। आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स टू बिगिन विद, अभिषेक जी, और उसके बाद आई थिंक जो पिछले कई सेशंस में हमने देखा है, शिप बिल्डर्स अच्छे खासे चल गए हैं, गार्डन हो, फूडसिल हो, तो मैक्रो बिग पिक्चर स्टेज विद देयर। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो इनके पास ऑर्डर बुक्स हैं ये अगले 5 6 7 वर्षों के लिए है, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी इज वेल डिफाइंड। ऑब्वियसली जो मार्जिन के साथ ये ऑर्डर्स आए हैं ये भी ठीक ठाक आए हैं। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू एग्जीक्यूशन, ये कंपनीज कैसे एग्जीक्यूट करती हैं, इफ दे आर एबल टू एग्जीक्यूट वेल। पिछले 1 2 तिमाही में हमने थोड़ा आई थिंक फॉल्टरिंग देखा है, जो नंबर्स एक्सपेक्टेड थे और जो एक्चुअल नंबर्स डिलीवर हुए हैं इसमें थोड़ी एक मिसमैच थी, एंड ऑब्वियसली वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो गए थे, व्हिच बिकॉज ऑफ दैट a lot of these stocks had cracked down in terms of pricing. बट कहीं ना कहीं आई थिंक ऑल बॉइल्स डाउन टू एग्जीक्यूशन। अगर ये सारी कंपनीज एग्जीक्यूट अच्छी तरह से कर ले और जो एक्सपेक्टेशंस है रेवेन्यू के, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, जो मार्जिन आएंगे बिकॉज ऑफ द ऑर्डर मिक्स एंड द प्रोडक्ट मिक्स दैट दे प्रोबेबली हैव, ये बॉटम लाइन ग्रोथ पे एग्जिबिट होगा। इफ दे आर एबल टू कीप देयर वर्किंग कैपिटल इन चेक एंड बिकॉज ऑफ बेटर एग्जीक्यूशन, अगर कैश फ्लो इंप्रूवमेंट बैलेंस शीट पे दिखेगी वो अर्निंग्स पे रिफ्लेक्ट होगी, जो मार्केट रिवॉर्ड करेगा। तो बिग पिक्चर आर्ग्यूमेंट स्टेज विद द डिफेंस प्लेयर्स। और आज की तारीख में मुझे लगता है आई थिंक बीईएल जिनके पास है रखना चाहिए, जो शिप बिल्डर्स हैं दे शुड प्रोबब्ली डू वेल, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एज अ स्पेस शुड डू वेल, बट विद इन द स्पेस आई थिंक दी स्टॉक्स पर्टिकुलरली थोड़ा अच्छा कर सकते हैं एज फार एज ईपीएस आरएस रेटिंग्स आर कंसर्न्ड, जैसे मार्केट्स में बढ़िया है। चलिए, बाजार खुले में 4 मिनट के आसपास का समय रह गया है। प्री ओपन के लेवल भी सेटल हो गए हैं, 23,000 के ऊपर खुलने की तैयारी है। लेकिन एक सेगमेंट आज हो सकता है कि थोड़ी गिरावट का शिकार हो जाए, वो है वायर एंड केबल का, क्योंकि एक और अल्ट्राटेक के बाद एक और बड़ा प्लेयर अडानी ग्रुप भी इस सेगमेंट में एंट्री करने के लिए तैयार है। क्या कुछ अपडेट्स आए हैं ये बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए क्या न्यूज है? बिल्कुल, वायर्स एंड केबल्स बिजनेस में कंपटीशन फिर एक बार बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसे आपने बताया, कुछ दिनों पहले अल्ट्राटेक सीमेंट 27 फरवरी को ये अनाउंसमेंट आई थी, जहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट ने 1800 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया था। और इसी इंडस्ट्री में अब एक बड़ी कंपनी फिर एक बार आना चाहती है, अदानी एंटरप्राइजेस। कच्छ कॉपर ये उनकी सब्सिडरी है, उसके द्वारा उन्होंने एक जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन किया है। प्रणीता इको केबल्स के साथ ये जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट होगा, 50-50 का जॉइंट वेंचर होगा, और अदानी एंटरप्राइजेस की जो ये सब्सिडरी है उसका 50% शेयर इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर में होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनाउंसमेंट कंपनी ने अभी नहीं किया, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख का इनिशियल होगा, और उसके बाद जैसे जैसे कंपनी एक्सपैंड करेगी तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता होता हुआ नजर आएगा। तो क्लियरली कंपटीशन बढ़ेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट ने तो 1800 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया था, इन्होंने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस नहीं किया, लेकिन फिर भी काफ़ी एक्शन पूरे वायर्स एंड केबल सेगमेंट में दिखेगा। इनफैक्ट एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की बात करें तो हाल फिलहाल में काफ़ी गिरावट इस सेक्टर में दिखी है। जब ये अल्ट्राटेक सीमेंट की खबर आई थी तभी पूरे सेक्टर पर दबाव दिखा था, और अब और एक बड़ा प्लेयर इस इंडस्ट्री में घुसना चाहता है तो उसके चलते भी इम्पैक्ट दिखेगा। पूरे इंडस्ट्री की बात करें तो एनालिस्ट का मानना है कि करीब 11 से 13% का ग्रोथ इस सेक्टर में दिखाई दे सकता है। हाई मार्जिन बिजनेस है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी है, और इसी के चलते कई सारे प्लेयर्स और एस्टैब्लिश प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं। स्टॉक के परफॉर्मेंस आपके स्क्रीन पर 2025 में काफ़ी गिरावट इस सेक्टर में दिखी है। पॉलीकैप 26% तक गिर चुका है। केईआई इंडस्ट्रीज, हैवेल्स, फिनोलेक्स सभी स्टॉक्स में 7 से 25% की गिरावट दिखी है। तो हाँ, आज फिर एक बार इस सेक्टर में गिरावट दिख सकती है। वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री पर आप अपनी नजर रखें। ठीक है, तो ये 9 के 9 शेयर आपको आशीषा बता भी रही थी, और आप इसे नोटिस कर लीजिएगा। और इसमें जैसे डिस्टर्बिंग फैक्टर तो लास्ट वाली खबर है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं लेवल्स जो फ्रीज हुए वो आप बता देता हूँ, उसके बाद तो खैर बाजार ही खुल जाएगा। 129 पॉइंट ऊपर निफ्टी फ्रीज हुआ है, पहला टिकट 23,000 का दिखेगा। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया और शानदार। 23,000 के टारगेट हुए अचीव, और 23,200 तक बाजार का रास्ता भी खुल रहा है। आज बैंक निफ्टी में जो ओपनिंग टिक हो रहा है वो करीब 245 पॉइंट का फ्रीज लेवल का है, और ये 49,947 है। इसका मतलब ये 50,000 भी ये भी दिखा सकता है अगर थोड़ा और भी चला तो 50,000 और 23,000 दो लेवल्स आ जाएंगे। 1000 पॉइंट निफ्टी के, 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी के रिकवरी के आ जाएंगे, जो आप रिकवर करके आए हो, है ना। तो इस बीच मार्केट हीटअप हुआ है, बहुत ज़्यादा हीटअप तो नहीं हुआ है क्योंकि कल का पुट कॉल रेशियो ठीक था।
आज रिलायंस पे भी ध्यान रखेगा और आईटी कंपनीज भी जरा दिखाएगा। एक बार निफ्टी का, अच्छा अभी तो टिक नहीं होगा उसमें, नहीं तो मैं आपको दिखाता। चलो एक काम कर सकते हो आप, टीसीएस इन्फोसिस होंगे आपके पास, जरा वो दिखा दें, उसी से आइडिया लग जाएगा। 0.5% ऊपर इन्फोसिस, 0.5%। एक बार एसएल टेक भी दिखाओ, एसएल टेक भी दिखा दो, और परसिस्टेंट दिखा सकते हो वो भी दिखाओ, साइंट दिखा सकते हो वो भी दिखा दो, जल्दी जल्दी दिखा दो, हाँ अगर दिखा पाओगे तो आप। यस, ज़्यादातर शेयरों में आज आपको ओपनिंग हरे निशान की मिल रही है। तो दो मेजर प्लेयर जो कल रूठे हुए थे, फर्स्ट इज़ आईटी एंड सेकंड इज़ रिलायंस। तो रिलायंस के अंदर बहुत बड़ा गैप नहीं है, 1250-51 का लेवल है, बट थोड़ा आईटी आज प्ले कर सकता है, देखते क्या होगा। और मैंने आज सुबह भी आपके सामने ही बात रखी थी कि आईटी तब शामिल होगा पार्टी में जब उसको लगेगा कि अब सब चल चुके, अब मेरी बारी है, सॉर्ट ऑफ ऐसा उसका साथ फील होता है, और हमेशा करता भी ऐसे ही है वो। एनी हाउ, अब हम जरा मार्केट्स खोल रहे हैं और टिक्स आना शुरू हो गए हैं। तो 108 पॉइंट ऊपर अभी निफ्टी है, 23,000 का स्क्रीन पर लेवल दिखा। टिकर टीम चलाना चाहे तो चला भी सकती है कि 23,000 का टिक आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और इसके अलावा आपका जो बैंक निफ्टी का लेवल्स है वो भी आपको 49,900 के आसपास अभी दिख रहा है। 220 पॉइंट की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। आज मेरी नज़र बार बार जाएगी निफ्टी पर, और निफ्टी के 23,000 के लेवल पर। यह आज दिन भर में क्लोजिंग बेसिस पर भी रहना चाहिए, वैसी कोई दिक्कत नहीं, क्लोजिंग पे भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। दूसरा पॉइंट जो मेरे को अच्छा लगेगा देख के वो है आईटी का पार्टिसिपेशन। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ बड़े शेयर्स दिखाता हूँ, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और सॉरी आईटी कंपनीज़ भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो आप पहले स्क्रीन पे देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो कि करीब 5 रुपये ऊपर है, एचडीएफसी बैंक जो करीब 8 रुपये ऊपर है। एचडीएफसी से कोई गिला शिकवा नहीं, सिर्फ रिलायंस से है कि थोड़ा चल जाएगा तो काम बच जाएगा। दिखाओ उसके बाद जो है एचयूएल दिखाओ, एलएनटी, टीसीएस और इन्फोसिस, ये चारों दिखा दो और फटाफट से आपके 6 शेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। एचयूएल फ्लैट है इस समय, एलएनटी भी दिखाना, टीसीएस इन्फोसिस दिखाओ, जल्दी जल्दी फायर करो बॉस। एलएनटी भी हल्का सा लाल निशान में, टीसीएस और इन्फोसिस के अंदर करीब 1% तक की बढ़त अब आ चुकी है। करीब जरा निफ्टी आईटी इंडेक्स फायर करना स्क्रीन पर, निफ्टी का आईटी इंडेक्स, एक बार निफ्टी आईटी लिखोगे तुरंत आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब कुछ एक ट्रेड और भी हैं जहां पर मार्केट के अंदर तेज़ मोमेंटम बना है, पहले मैं जरा वो भी आपको नोटिस कराता हूं। देखो अभी 1.25% ऊपर है निफ्टी आईटी इंडेक्स, कल इतना ही करीब करीब टूटा था, तो डैमेज हुआ, वो रिपेयर हुआ है, ये आज के सेशन में साफ दिख रहा है। जरा और काउंटर्स हैं जो आज बढ़कर काम काज कर रहे हैं, उसमें श्रीराम फाइनेंस दिखा सकते हो आप, अडानी एंटरप्राइजेज जो खुद वायर्स वाले बिजनेस में आ रहा है उसको दिखा दो एक बार आप, जरा 1.25% ऊपर है। M&M दिखा दो, साथ ही एस्कॉर्ट्स भी दिखाना, दोनों ट्रैक्टर वाली कंपनी दिखा दो, एस्कॉर्ट्स भी और M&M भी, ये दोनों दिखा दो। हाँ, अगर अडानी तार वाले बिजनेस में आ रहा है, यानी कि वायर्स वाले बिजनेस में आ रहा है, तो KEI, पॉलीकैब, इस तरह की कंपनी थोड़ा कमज़ोर हो गई होंगी और वो आपको आज प्रेशर दिखेगा उन सब में। सन फार्मा आज हल्के से लाल निशान में है, और कुछ बड़े शेयर्स में मेरे को ऐसे दिख नहीं रहा। हालांकि एडवांस डिक्लाइन की रेशो काफ़ी अच्छी, आज भी आप देखो 1900 वर्सेस 200 शेयर है, इसका मतलब छोटे मझोले शेयर्स भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। बढ़ने वाले शेयरों में आज श्रीराम फाइनेंस, तो मैंने आपको बताया। IGL दिखाओ एक बार जरा स्क्रीन पर, ये भी 3% ऊपर है। NMDC भी करीब 1.5% ऊपर है। अब कुछ हाई बीटा बट लो एक्सरसाइज टिकट वाले शेयर्स भी एक्टिव हुए हैं, वो है सुजलॉन जैसे शेयर्स, आज आप देखोगे वो भी शुरुआत में 1 से 1.5% ऊपर है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट आज 3% ऊपर है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 3%, एरिस लाइफ साइंसेज करीब 5% ऊपर है। इंडिगो और मुथूट फाइनेंस ने आज साल का नया हाई भी टेस्ट कर दिया, 300 पॉइंट की तेज़ी आ गई, 50,000 का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख गया बैंक निफ्टी का, बहुत बहुत बधाई हो। 50,000 ये भी टिकर टीम नीचे चला दो कि बैंक निफ्टी ने लगाया 50,000, और टिकर पे ये भी चलाओ कि लगाया 23,000, तो 23,000 और 50,000, 1,000 पॉइंट निफ्टी, 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी की पुल बैक की आपको बहुत बहुत बधाई हो। और अब आप, हमने जो एक वाइब चलाई थी कि 22,000 कभी आएगा या 48,000 कभी आएगा, मेरे को लग रहा है वो ख़त्म, पूरा मैटर अभी तक तो ख़त्म है। अभी कुछ कोई वैसी दुर्घटना ना हो जाए वो एक अलग मामला है, बट अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके सामने हीट मैप आना शुरू हो जाएंगे ताकि आप थोड़ा इसको भी देख पाओ और थोड़ा आइडिया लगा पाओ। हीट मैप जरा जल्दी लेके आते जाइए ताकि उसके बाद हम एक रफ आइडिया आपके सामने रख दें कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे पोजीशंस बन रही है। ये हमने जो इंडेक्स का इंडिकेशंस है वो सब एक ही जगह पर डाला है,
कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एक साथ ही सारा कुछ दिख जाए। ये आप देख रहे होंगे निफ्टी फार्मा आज फ्लैट है, निफ्टी मेटल्स के अंदर आज बढ़त है, निफ्टी आज 100 पॉइंट ऊपर है 23,000 के लेवल के साथ, बैंक निफ्टी 50,000 आ गया, स्मॉल कैप मिड कैप दोनों ऊपर है, आईटी का इंडेक्स 1% ऊपर है। ठीक है जी, तो ये निफ्टी के मेजर इंडाइसिस हैं। हमने आपके सामने एग्रेसिव, डिफेंसिव, स्मॉल कैप, मिड कैप सब रख दिया। ये निफ्टी का हीट मैप है। आप पहली लाइन में एक आईटी कंपनी देख रहे हो विप्रो, और आज हमने सुबह भी ये बात डिस्कस की थी कि परसेंटेज में विप्रो अच्छा चलेगा, ऑल्दो स्लो मूवर है ना। इन्फोसिस और टीसीएस भी अच्छे चले हैं बड़े शेयरों में, नहीं तो इसके अलावा मिड कैप आईटी में जाओगे तो आपको और शेयर भी मिल जाएंगे। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये कुछ एक बड़े नाम हैं जो कि आज आपको ओपनिंग में भी अच्छे गैप के साथ ओपन होते दिख रहे हैं। ये निफ्टी का आईटी इंडेक्स है, एक भी शेयर आपको लाल निशान में नहीं दिखेगा। सबसे ज़्यादा एम्फेसिस और सबसे कम एचसीएल टेक जो कि 0.1% है। ये आज का फ्लेवर होगा मार्केट्स का। आज फिर भी आप आईटी में ट्रेड ना करना, आईटी तो सिर्फ सपोर्ट करने के लिए है, एग्रेशन तो कहीं और है मार्केट का। एग्रेशन आप कहीं और ढूंढना मार्केट का, इसमें मत ढूंढना। हाँ, ये तो सिर्फ सपोर्टिव है। दूसरा, ये निफ्टी का मेटल इंडेक्स है, सिलेक्टिव रखना आप इसमें अपने आप को। और इसके अलावा रियल एस्टेट, ऑटो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। दोनों इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव हैं। फेड की बैठक के बाद थोड़ा तेज़ी यहाँ पर भी बनी है। और टीवीएस वगैरह, शामिल टाटा मोटर्स, ये जो 2 बार काटने की बात आई है ना कि हम आरओआई काटेंगे, इंटरेस्ट काटेंगे, ये ना आरबीआई पे भी प्रेशर बनाएगा। अभी देखना बारिश वगैरह शुरू होगी, मानसून का प्रोडिक्शंस वगैरह भी आएंगे, गर्मियाँ भी शूट अप होंगी। और इस बीच हो सकता है हमारे देश पहले भी एक बार 0.25% की कटौती कर चुका है रेपो में, अब और भी कटौती हो सकती है। रास्ता खुल गया हमारे लिए भी, तो ये एक और अच्छी बात है। इसलिए आप थोड़ा इस तरह के स्टॉक्स में ध्यान रखिएगा जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होंगे आगे चल के। एफएमसीजी आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, यूबीएल यूनाइटेड ब्रेवरीज ऊपर है, और इसके अलावा वरुण बेवरेजेस ऊपर है। आज यूएसएल भी ऊपर है, कल एक कमज़ोर था बट आज ये ठीक है। ज़्यादातर शेयर्स हमने आपके सामने फायर कर दिए, मेहमानों को करेक्ट करके ओपनिंग के ट्रेड ले लेते हैं। तो बाजार में बेहतरीन तेजी 19 फरवरी के बाद हम देख रहे हैं कि पहली बार निफ्टी निकला है 23,000 के ऊपर, और 10 फरवरी के बाद पहली बार निफ्टी बैंक जो है वो है 50,000 के ऊपर। ये आंकड़े आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बेहतरीन तेजी 110 अंक ऊपर है निफ्टी, और अपनी तेजी को ना सस्टेन करने की कोशिश करते हुए। और अच्छी चीज़ है कि आईटी शेयर जो कल टूट रहे थे आज वो फ्रंट रनर हैं। विप्रो और इन्फोसिस लीड कर रहे हैं 2 से 2.25% के आसपास की मजबूती के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग के ट्रेड बताने के लिए, और शुरुआत करेंगे किरण जी आपसे। बताइए क्या ट्रेड करना, अभी क्या मिला आपको बाजार में? सो आईटी में एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, जैसे सुबह भी हमने डिस्कस किया था। कोफोर्स 2% के ऊपर की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। विप्रो डीपीजी ने बताया था वो भी अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो आईटी ही आज के रडार पे रहेगा, क्योंकि जिस तरह से ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो परसिस्टेंट एक वन मोर मिड कैप आईटी है जहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट में देखने को मिल रहा है। स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर जस्ट आया है, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिले। तो परसिस्टेंट करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। जो ओवरऑल स्टॉप लॉस रखना है वो 5200 का रखिए, और चार्ट पैटर्न के हिसाब से 55-5600 के लेवल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। परसिस्टेंट में आपको तेजी करने की सलाह है किरण की तरफ से। मिड कैप आईटी में भी आज हम तेजी देख रहे हैं, और मिड कैप आईटी में कोफोर्स उन्होंने सजेस्ट किया था। आज आप देखेंगे एम्फेसिस ऊपर है, साइंट ऊपर है, बिरला सॉफ्ट ऊपर है, आज केपीआईटी ऊपर है, कोफोर्स। वायदा के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उसमें 7-8 तो आपको आईटी वाले शेयर दिख जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर आपको ट्रेड खोजना भी है, जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अगर आपको मिल रहा है उनकी सलाह से आप ले लीजिए। आपको परसिस्टेंट पे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं किरण। अजीत मिश्रा हमारे साथ हैं रेलिगेयर सिक्योरिटीज से। अजीत, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप बताइए आपके पिक क्या होगी ओपनिंग के लिए? ठीक है, अजीत मिश्रा अभी जुड़े नहीं है, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एक और शेयर पर आप जरा व्यू दीजिए। एनसीसी आज लीडर है वायदा पैक में किरण, कल भी हमने तेजी देखी थी एनसीसी में। आप बताइए कि आपके टारगेट्स क्या होंगे एनसीसी के लिए, और किसी के लॉन्ग्स हैं तो क्या कैरी करें? मेरे हिसाब से यस, लॉन्ग है तो कैरी करना चाहिए। डीपीजी के साथ कल हमने डिस्कस किया था 190 के आसपास, और जैसे ही यहाँ पे इनऑर्डर हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट था, कल फॉलो बाइंग और आज का गैप अप डेफिनेटली मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है वो 200 के नीचे का आपको एक मॉडिफाई करके होल्ड करना चाहिए। तो ट्रेल स्टॉप लॉस आपका 200 को रहेगा, आप होल्ड कर सकते हो। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, डेली चार्ट के ऊपर जो एक गैप क्रिएटेड है 220 तक का, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं।
आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एनसीसी को 200 रुपए के ऊपर निकलकर भी मजबूती ये शेयर दिखा रहा है। आज के जो मेजर जो एक्सीडेंट हम कहेंगे वो है वायर एंड केबल वाली कंपनी, KEI इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, हेवेल्स, यहाँ पर आपको कमजोरी दिखेंगी और तीनों के तीनों शेयर ये वायदा का भी हिस्सा हैं। और वजह यह है कि अडानी ग्रुप भी अल्ट्राटेक के बाद अब वायर एंड केबल सेगमेंट में एंट्री करने की तैयारी कर ली है। इनकी सब्सिडरी कंपनी ने प्रणीता इको केबल्स के साथ एक ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया है और उसके चलते ये गिरावट हम देख रहे हैं। मयूरेश जी, आपको भी याद होगा कि जब अल्ट्राटेक वाली खबर आई थी तो इससे बड़ा एक्सीडेंट आया था। हालांकि हमने कंपनी से बातचीत भी की थी, उन्होंने कहा था कि नहीं देखिए बहुत जल्दी कुछ शुरू कर पाना मुश्किल होता है। अल्ट्राटेक अगर नया प्लांट अगर सेटअप करेगा, उस प्लांट को सेटअप करने में, एक्चुअल कामकाज करने में ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सीमेंट वाला काम करता नहीं है। तमाम चीज़ें हुई थी और लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश हुई। आप किस तरह से देख रहे हैं एंट्री की अडानी ग्रुप के इस सेगमेंट में? और ये जो कंपनीज हैं KEI, पॉलीकैब, हेवेल्स, अब तो ये अगर इस साल देखेंगे तो करीब 33% ऊपर है अपने हाई से। क्या सलाह होगी आपकी? ऑब्वियसली आई थिंक द थीसिस इज एब्सोल्युटली राइट कि अगर अल्ट्राटेक भी आ रहा है, अडानी भी आ रहा है, प्लांट लगाने समय लगता है, इट्स अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट दैट टेक्स प्लेस, और इसलिए अगले कुछ तिमाहियों तक ये सारी कंपनीज को कोई इशू नहीं होना चाहिए। बट इवन अडानी गेटिंग इनटू दिस स्पेस नाउ, आई थिंक जो पूरी मार्केट साइज है हाउस केबल्स या वायर्स या इवन एंटरप्राइज केबल्स और वायर्स या इवन पावर केबल्स की, obviously I think there is scope of growth that is expected to come through for this sector as a whole. But with new players coming through, obviously I think volumes पे, pricing पे एक definite असर पड़ सकता है। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो एक उम्मीद हम लगाए बैठे हैं कि शायद अगले 4 या 5 तिमाही, 5-6 तिमाहियों तक नंबर सस्टेन हो टिल न्यू कैपेसिटीज कम इन प्लेस। लेकिन जैसे हमने देखा है कि वायर्स एंड केबल्स इज अ वेरी स्पेशलाइज सेगमेंट। यहाँ पे आपकी जो एक सेलिंग कैपेबिलिटीज रहती है, जो आपके लिए डीलरशिप नेटवर्क रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रहता है, ये बनाना पड़ता है। और इसलिए आई थिंक ये एक इवॉल्विंग बिजनेस है, स्पेशलाइज नीश बिजनेस है, अनलाइक अ पेंट्स बिजनेस जहाँ पे कमोडिटाइज नेचर ऑफ प्रोडक्ट है। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक क्या रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स अलग अलग प्रोडक्ट्स अगर रखते हैं तो प्राइसिंग और वॉल्यूम से क्या फर्क पड़ेगा, ये स्ट्रीट घूम रहा है। और आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ केस, क्योंकि जैसे 2 प्लेयर्स एंटर करेंगे, ऑब्वियसली देयर विल नॉट बी अ ह्यूज प्राइसिंग डेंट, बट ऑब्वियसली आई थिंक जो मार्केट शेयर है ये डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। और जो उम्मीद लगाए बैठे कि अगले 3 या 4 वर्षों में एक अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपोनेंशियल रह सकती है, वो थोड़ा सर्कमस्पेक्ट हो सकता है। तो शायद ये सेक्टर, कंसिडरिंग ऑल द न्यूज दैट इज गोइंग थ्रू, अंडर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस रह सकती है इस सेक्टर में। न्यूज़ आई है बड़ी, थोड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है क्योंकि बड़ा प्लेयर एंट्री कर रहा है इस सेगमेंट में। बाटा पर जरा किरण जी आप नज़र डालिए। बाटा में हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी तेज़ी हो रही है। 1200 रुपये के नीचे गया था, अब शेयर अब धीरे धीरे करके 1300 रुपये के आसपास आ गया है। और हम देख रहे हैं कि पूरे जो फुटवेयर वाला बास्केट है ना, वहाँ फुटवेयर, टेक्सटाइल, इसमें बाइंग हो रही है। और आमतौर पर हम हर साल देखते हैं कि ईद के पहले इनमें बाइंग आनी शुरू हो जाती है, 15, 20, 25 दिन पहले। आप जरा बाटा देखकर बताइए कितना चल सकता है अभी यहाँ से ये? कि अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट 1250 के आसपास था। अब ये ब्रेकआउट के टारगेट जो है वो 1290 से लेके 1340 तक आ सकते हैं। 1290 भी आ चुका है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन कैरी करनी चाहिए। कोई भी डिप आता है नीचे में 1270 तक तो लॉन्ग कीजिए, एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 1250 का मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 1350 तक ये काउंटर जा सकता है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, एक बार लॉन्गा बना सकते हैं इसके अंदर भी। मार्केट्स को खोले हुए देखिए करीब अभी 15 मिनट हो चुके हैं। इस 15 मिनट के अंदर निफ्टी ने 144 पॉइंट गेन कर लिया। जो हमने आपके सामने बात रखी थी ना कि अब मार्केट 22,800 के बाद ये बाइंग ऑन डिप वाला बनेगा, ये सेल ऑन राइज का नहीं बनेगा। वो काफ़ी हद तक अपने नेचर को प्रूव कर रहा है अभी। हालांकि बैंक निफ्टी में, जैसे मैंने आपको सुबह भी कहा था, आज ज़्यादा इंटरेस्ट आप निफ्टी में देना, बैंक निफ्टी में कम। बैंक निफ्टी में ओपनिंग में ही अपना काम कर दिया 50,000 का लेवल दिखा के। अब क्या है, दिन भर ये 50,000 के साथ जूझेगा। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर आज एक तो आईटी का फ्लेवर है, दूसरा रिलायंस 1255 तक हो चुका है। कल हमने 1260 की जिम्मेवारी आपके सामने रखी थी कि हमें लगता है कि रिलायंस 1260 आ जाएगा बॉस, तो 1255 तक तो आ गया। 5 रुपये गुंजाइश हो रहा है, तो कल ही आज में करीब 15 रुपये मिले रिलायंस से। ऑप्शन से ट्रेड लिया होगा तब भी पैसे बने होंगे।
ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा जो मेरे को आज लग रहा है वो है इंडिया विक्स अभी भी देखो 1 से 1.5% नीचे है। ये थोड़ा सा ना मार्केट को डल कर देगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बाजार को ख़राब करेगा, बट डल कर सकता है, यानी कि जो गैप वाली चीज़ें हैं ना वो गैप तक ही सीमित कर देगा। उसके बाद आपको ज़रा चलने हिलने डुलने नहीं देगा, क्योंकि विक्स स्लाइटली बार 13 के आसपास ही आ गया है, और 13 के अगर नीचे चला गया ना तो ये और डल कर देगा आपको। ठीक है, फियर तो कम है बट डलनेस भी आ जाएगी मार्केट के अंदर, क्योंकि 3 दिन का बढ़िया मूवमेंट ऑलरेडी मार्केट दे चुका है। तो आज अगर ऑप्शंस का ट्रेड देखना हो ना तो आज निफ्टी के अंदर देखना ज़्यादा, बैंक निफ्टी के मुकाबले। खैर एनी हाउ, अब मेरे साथ अजीत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनका टेक भी ले लेते हैं और उनसे उनके शेयर्स भी पता कर लेते हैं। अजीत सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपका टेक मार्केट्स पे और आज आपके शेयर्स कौन से हैं सर? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, यहाँ पे काफी लंबे वेट के बाद हम इस तरीके की रिकवरी देख रहे हैं मार्केट में, जो कि 20 EMA को रिक्लेम करना, एक्सटेंड करना उस मूव को। बैंकिंग जो कि एक लौता सेवियर अभी तक बचा था, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर धराशायी हो गए थे। वहां पे आज के सेशन में जिस तरीके से तेजी दिख रही है, मीन्स आपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है। 49,900 पे मेजर एवरेज प्लेस थी, तो गैप अप स्टार्ट के साथ शुरुआत हुई है। तो और जो की सेक्टर थोड़े से बैकफुट पे थे या फिर इंडेक्स हैवी वेट्स बैकफुट पे थे, जैसे रिलायंस हो गया, IT हो गया, उनका भी सपोर्ट है 23,100, क्योंकि आज देखिए एक्सपायरी वाला डे है, तो शायद यहाँ पे आपको एक पॉज देखने को मिले। जब भी आप इन लेवल्स को क्रॉस करेंगे तो एक बार 23,400 जो कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस निफ्टी के लिए प्लेस्ड हैं, वहां तक ग्रेजुअली आपको इंडेक्स जाता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। यहाँ पे आपको डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, प्रोवाइडेड कि आपका नजरिया कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते का हो। बीच बीच में आपको पॉज ड्यू टू ग्लोबल मार्केट्स और एनी अदर रीजन वो देखने को मिलेंगे, बट टेक्सचर चेंज हो गया है इन द शॉर्ट टर्म, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है सर। और एक दो चीज़ें और ज़रा समझ लेते हैं हम मार्केट्स के अंदर। आज के लॉन्ग पोजीशंस का मैं चार्ट खोलता हूँ, यानी कि सारे डाटा खोलता हूँ, उसमें से कुछ बढ़िया बढ़िया शेयर्स मैं आपके लिए छांट के लेके आता हूँ, आप ज़रा उसको एंजॉय कीजिएगा। आप ज़रा तैयार रहिए अजीत सर, 2-4 शेयर बैक टू बैक आपसे होंगे। हाँ, पहला आज जिसमें बढ़िया बिल्डअप मिल रहा है NCC, मैंने आपको कल ही NCC के बारे में जिक्र किया था, और थोड़ी देर पहले आपको किरण जानी भी NCC बता ही रहे थे। किरण सर, क्या टारगेट था आपका NCC का? तो कल जब हमने डिस्कस किया था सर, एनसीसी 190 के आसपास उसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। एज पर ब्रेकआउट 210 के टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं। अब आज जिस तरह का एक गैप अप ओपनिंग है, तो चांसेस है वेरी गुड कि 210 के ऊपर भी अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो 220 तक के गैप क्रिएटेड है। तो मेरे हिसाब से 220 तक ये काउंटर जा सकता है 1 से 2 दिन में। तो मेरे हिसाब से जो ट्रेल स्टॉप लॉस 182 का स्टॉप लॉस है, उसको ट्रेल करके 200 के स्टॉप लॉस के साथ कोई भी गिरावट आए लॉन्ग करना चाहिए 220 के टारगेट के लिए। 206 तो आ ही गया सर, 220 तक आ जाएगा। आपको ध्यान है हमने कल चार्ट आपको बनाया था पूरा, एक बार जरा मेरी स्क्रीन वाला चार्ट आप दिखाना। आपको हमने कल दिखाया भी था और ऐसे बताया भी था, देखो इसका यू कंप्लीट हो रहा है, देन एक बॉटम फिनिशिंग हो रही है, ये वाला देन बॉटम बन रहा है, और उसके बाद एक पुल बैक दिखाएगा, पहले हरी लाइन तक जाएगा और उसके बाद इस लाइन तक भी जा सकता है। तो एक करीब 220 तक आ चुका है। उस समय कल जब हमने डिस्कस किया था, आई थिंक उस समय इसका रेट था 195 के आसपास, आज से रेट है 206 रुपये, तो 10 रुपये चल गया। आज गैप भी हुआ है, इंटरेस्टिंग है ये शेयर। आज ना डेरिवेटिव्स का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी लेके बैठा है। एक बार F&O वाली प्लेट भी दिखाना है इसकी NCC की। तो ये निफ्टी का भी आज मतलब डेरिवेटिव्स में सबसे ज़्यादा चलने वाला शेयर बना है आज ये। विद द गॉड ग्रेस एंड विद द हेल्प ऑफ अ डाटा, काफ़ी सारे शेयर अच्छे लेवल पे और अच्छी चीज़ से मिल जाते हैं, और आपके सामने ही कर रहे हैं। कोई चोरी छुपे तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास कोई तरीका है अलग तरीके से बताने का। ये सब कुछ आपके सामने ही है। ये भी बता देते हैं कि हमने कैसे पकड़ा या हम कैसे देख रहे हैं, और एक्सपर्ट्स भी आपको सारी चीज़ें खुल के बता देता है। अजीत सर, एक शेयर और भी है आज हमारी लिस्ट में, उसको थोड़ा वॉल्यूम कम है, मैं पता नहीं, टीटागढ़ भी छोड़ देता हूँ मैं। चलो पहले वाला ही पता करता हूँ मैं, 1 मिनट सर, 1 मिनट। लोधा सर, एक बार ज़रा लोधा डेवलप माइक्रोटेक दिखाना, माइक्रोटेक लोधा डेवलपर्स एक बार अजीत सर चेक करना है। और कितना चलेगा? ये 4.5% चल चुका, मेरे हिसाब से ज़रा नहीं चलना चाहिए अब। डिप्टी देखिए 16% की राइज अभी तक हम देख चुके हैं इस हफ्ते में, और नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग राइज रहा है, और रियलिटी में पैक में भी दिख रहे हैं, चाहे वो DLF हो, गुजरात प्रॉपर्टी हो, इन सब में, बट ये डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है।
बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ शायद रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, तो 1235-36 का जोन है, ये एक पहला हर्डल है। नो डाउट लॉन्ग टर्म एवरेजेस को आज रिक्लेम किया है, बट वीकली चार्ट्स में मुझे देख के मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए एक डिप अगर आपको दोबारा से मिल जाए करीब 1200-1220 के बीच में, वो एक अच्छा जोन होगा 1180 के स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट स्विंग में करीब 1320-1340 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, डन। पॉलीकैब और केआई इंडस्ट्रीज़ की हालत आज ख़राब है, दोनों 5% नीचे है। सिर्फ चेकिंग इतनी करवानी है कि आज देखो आज ऊपर आने के चांसेस कम लग रहे हैं मेरे को, तो खासकर केआई इंडस्ट्रीज़ के आज ऊपर तो मुश्किल लग रहा है, वॉल्यूम बहुत तोड़ा है। ठीक है, एक बार जरा चेक करवा लेते हैं डेप्थ कितनी है, यानी कि और कितना नीचे जा सकते हैं ये। सर केआई चेक करना अजीत सर, ये और कितना नीचे जा सकता है? फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना है इसकी। डिम्पी देखिए, यहाँ पे जो अभी कुछ दिनों पहले एक डैमेज हुआ था, वही वायर एंड केबल में न्यू एंट्रेंट की न्यूज़ पे, और उसी तरीके का सिमिलर डैमेज, बट क्वांटम वैसा नहीं है, ऑफ कोर्स उससे काफी कम है, कंसिडरिंग मार्केट बायस टाइम पे कुछ अलग थे। अभी इस रिकवरी में इसने 20 EMA को रिक्लेम करने का जो अटेम्प्ट किया था वो फेल हुआ था, और वहीं से ये बेसिकली डिक्लाइन दिखा रहा है। तो मुझे हिसाब से साइडवेज टोन शायद आपको ज्यादा देखने को मिले, मींस 2800 2900 का लोअर बैंड और ऊपर पे करीब 3200, इसी रेंज में आपको शायद ये नियर टर्म में घूमता हुआ नजर आ जाएगा। लोअर बैंड के पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर एक रिकवरी की करीब 3200 तक के लिए। ठीक है, इस बीच एक शेयर था इंडिगो, हमने 4200 से सबसे पहले नोटिस आपको करवाया था। वो शेयर हमने अपनी तरफ से जो रीज़न दिए थे वो ये दिए थे कि इस समय वर्ल्ड में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हायर क्रूड को झेल पाएगा। आपको याद है, एक एक लाइन आपको याद होगी जो हम बोल रहे हैं आपके सामने। फिर एक दूसरा रीज़न दिया था कि सामने छुट्टियां आ रही हैं और आपके पास 65% मार्केट कैप्चर करने वाली ये एयरलाइंस है। मैं आपको एनालिस्ट के नाम बताता हूँ, कुणाल परार, किरण जानी, अजीत मिश्रा, शिवांगी शारदा, वैशाली पारिक और 2 एक्सपर्ट्स और भी थे, एक शायद सहज भी थे उसमें से, सहज कोटक सिक्योरिटी से आते हैं, है ना। इसके अलावा एक एक्सपर्ट्स और भी थे, मैं उनका भी नाम बोल रहा हूँ। कम से कम 10 एक्सपर्ट्स ने आपको इस शेयर के बारे में बताया होगा। जब ये 4243 का था, हमने भी अपनी रीजनिंग रखी, फिर उसके सामने आज ये 5100 का देख के अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि टाइमली पता लग गया, अच्छा इसलिए भी लग रहा है शेयर टाइमली चल भी गया, अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि कन्विक्शन को इसने पार हो गया। इससे क्या होता है, आपका ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और मार्केट के अंदर कन्विक्शन का ही तो गेम है, भाव और भावनाओं का ही तो गेम है। भावनाएं स्ट्रांग हो जाएंगी, भाव अच्छे मिल जाएंगे तो बात बन जाएगी। तो इसलिए मेरे को इंटरग्लोब एविएशंस के बारे में आपके सामने बात रखनी थी, और इसके तो अभिषेक और मेरे सहयोगी आशीषा गवाह भी हैं कि हमने शायद ही इसको कोई ऐसा सेशन होगा जिसके बारे में इसके बारे में हमने जिक्र ना किया हो। बाय द वे एक हमारा टारगेट और अचीव हो रहा है 1260 का रिलायंस का। दिखा दो, कल हमने आपके सामने 1260 रिलायंस बोला था, आ जाएगा। किरण सर आप ही थे, आपने दी थी कॉल 1260 की कंफर्मेशन वाली, कि कुणाल परार थे, शायद मेरे को लग रहा है कुणाल परार थे वो। एक बार फिर भी आप चेक कर दो, 1260 तो आ गया सर, अभी और कितना चलेगा? सो अगर रिलायंस की हम बात करें तो एक लॉन्ग वेटेड काउंटर है। हमने देखा था कि 1230 1210 के आसपास कब से कंसोलिडेट हो रहा था। अब 1260 के आसपास आप देखोगे तो 100 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ये काउंटर आ रहा है। लास्टली सितंबर महीने में ये ब्रेकडाउन किया था, उसके बाद कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम में था। अब आज अक्टूबर महीने के बाद रिलायंस 100 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म बाइंग बनता है एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो। सो टेक्निकली एंड फंडामेंटली दोनों तरह से वैल्यू बाइंग हमें लग रहा है। अगर 1260 के ऊपर सस्टेन होता है तो शॉर्ट टर्म में 1320 1330 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस तक के लेवल्स रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर आ सकते हैं। किरण जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ आज ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ नरेश मिरानी भी जुड़ चुके हैं। नरेश गुड मॉर्निंग, बताएं आज आपके मॉर्निंग कॉल्स कौन से होंगे? पहले बाय रहेगा एनएमडीसी पर, जहां पे एक शॉर्ट टर्म रेंज ब्रेकआउट हुआ है, एक अच्छा बेस भी बन चुका है 60-65 के पास। स्टॉप लॉस होगा 66, टारगेट होगा 75 का। दूसरा बाय रहेगा पीएफसी पर, जहां पे एक अच्छा करेक्शन आ चुका है, डबल बॉटम बना है 360 पे, और एक शॉर्ट टर्म रेंज ब्रेकआउट हुआ है 400 के ऊपर। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 395, टारगेट होगा 435।
क्या तो एनएमडीसी पर खरीदारी की राय 75 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और इसके अलावा पीएफसी 435 के टारगेट के साथ 395 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो ये दो कॉल्स नरेश की तरफ से आते हुए, लेकिन आगे बढ़ते हैं। डीएफएस सचिव की आज पेमेंट बैंकों के साथ बैठक है और किन मुद्दों पर चर्चा होगी जानते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, बताएं किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और कई सारे प्रोमिनेंट प्लेयर्स भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। देखिए, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक होने जा रही है। डीएफएस सेक्रेटरी पेमेंट बैंक्स के साथ बैठक करने जा रहे हैं। कई इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिस पर चर्चा होंगी और कोशिश ये की जाएगी कि पेमेंट बैंक्स के सामने जो चुनौतियां हैं उसको एड्रेस किया जाए। इसके अलावा रेगुलेशन से संबंधित जो इश्यूज हैं, कंप्लायंस, लिस्टिंग, साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित इश्यूज हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मौके का इस्तेमाल जो पेमेंट बैंक्स हैं वो अपनी पुरानी जो मांग है कि उन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक के तर्ज पर लाइसेंस दिया जाए, उसकी भी मांग कर सकते हैं और इस पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ जो ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं जो कि पेमेंट बैंक्स अभी फेस कर रहे हैं उससे संबंधित भी चर्चा हो सकती है और सरकार कुछ स्टेप्स लेगी ताकि पेमेंट बैंक्स को राहत दी जाए, जो चैलेंजेस हैं उसको दूर किया जाए। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट इशू है वो है साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सरकार समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है और क्लियर इंस्ट्रक्शंस पेमेंट बैंक्स को भी दिए जाएंगे ताकि वो इंश्योर करें कि साइबर सिक्योरिटी के मसले को दुरुस्त किया जाए, ज़रूरी स्टेप्स लिए जाए ताकि जो कंज्यूमर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। तमाम पेमेंट बैंक सच एज जियो, एयरटेल, एनएसडीएल, इंडिया पोस्ट के अलावा तमाम पेमेंट बैंक जो है इस बैठक में हिस्सा लेंगे। मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस जो हैं पेमेंट बैंक्स को दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो दूसरे इश्यूज हैं उस पर भी सरकार डिस्कस करेगी। कई सारे मुद्दों पर आज की इस बैठक में चर्चा हो सकती है और कई सारे प्लेयर्स जियो फाइनेंशियल, पेटीएम जैसे इस मीटिंग में हाजिर हो सकते हैं। शुक्रिया प्रकाश, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पेटीएम इस स्टॉक पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें 3.5% की भारी गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है आज के सत्र में। क्या राय होगी नरेश आपकी पेटीएम पर आज की गिरावट के बाद? सो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, जो रिकवरी है उसके बाद 730 से 720 का बाई होगा, 710 का स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से फिर से रिकवरी हो सकती है 800 तक मीडियम टर्म में। बिल्कुल, तो ये नजरिया पेटीएम पर ट्रेंड अभी भी बुलिश है। 732 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ और क्या निकल कर आता है इस बैठक पे उस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच मेटल स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे। आज थोड़ी सी चमक यहाँ पर फीकी पड़ती हुई। जिंदल स्टील गिरावट के साथ कारोबार, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल जैसे सभी स्टॉक्स गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं। याद रखें कल के सत्र में यहाँ पर अच्छी खासी तेजी दिखी थी। स्टील मिनिस्ट्री डीजीटीआर ने 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का रिकमेंडेशन दिया जिसके बाद तेजी दिखी थी। लेकिन इस पर एक राय ले लेते हैं। कुणाल, आपसे पूछना चाहूंगी, ठीक है नरेश आपसे पूछना चाहूंगी क्या राय होगी आपकी इन स्टॉक्स पर? मेटल नेम्स पर बिल्कुल हाँ, मेटल नेम्स पर कई सारे स्टॉक्स पर दबाव दिखा है, टाटा स्टील, सेल, जेएसपीएल जैसे। यहाँ पे एक जो कल के मूव के बाद फॉलो अप बड़ा नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पे अभी भी बायस पॉजिटिव है बट मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है। एनएमडीसी इसमें सबसे अच्छा लगता है कि जहाँ पे अच्छा बेस बिल्टअप हुआ है और काफी टाइम कंसोलिडेशन किया हुआ है। और दूसरा होगा वो है सेल, जहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन हो चुका है 100 से 115 के बीच में। तो ये दो स्टॉक्स में अभी भी मूव पॉजिटिव रहेगा। और अगर हम देखें तो कॉपर प्राइसेस ने भी कल $5 क्रॉस किया है, तो इंडिकेशन ये है कि जो बेस कमोडिटी प्राइसेस है वो भी पॉजिटिव है, तो वो जनरली पॉजिटिव होते हैं मेटल स्टॉक्स के लिए। तो ये नजरिया मेटल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर। लेकिन इस बीच गार्डन रीच बिल्डर्स कल की 20% की तेजी के बाद आज स्टॉक फिर एक बार 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। अजित, क्या राय होगी गार्डन रीच बिल्डर्स पर? आशीषा, देखिए कल के सेशन में डिफेंस काउंटर्स में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन था। उसका एक फॉलो अप मूव कुछ एक काउंटर्स में इनिशियली देखने को मिल रहा है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे अब जिस स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन हुआ है उसके बाद फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेशन हो उन स्टॉक्स में
एक डिप आए तब जाके एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। जैसे गार्डन रीच के लिए केस में अगर आप बात करें तो 1600 से लेकर 1580 का जोन अगर दोबारा से देखने को मिलता है करीब 100 पॉइंट नीचे का, तो वो एक अच्छा जोन होगा, बिकॉज उस केस में 1550 का एक आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर पाएंगे, और जो प्रीवियस स्विंग हाई है 1790 का वो आपका टारगेट एरिया होगा। तो ये नजरिया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर, लेकिन दो और स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल एक है केईसी इंटरनेशनल। 7.5% की शानदार तेजी के बाद 825 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। और अल्को बेवरेज इंडस्ट्री से यूनाइटेड ब्रूअरीज, यहाँ पर भी 4.5% की तेजी दिखी है। कोई फंडामेंटल वजह नहीं, लेकिन टेक्निकल्स पर अजित क्या राय होगी दोनों ही स्टॉक्स पर, यूनाइटेड ब्रूअरीज और केईसी इंटरनेशनल? देखिए यूबीएल में ब्रॉडली अगर आप देखेंगे शेषा तो एक रेंज नजर आएगी आपको, 1850 से लेकर 2150 के बैंड में ये ट्रेड कर रहा है। तो हाल फिलहाल में इसने अपने लोअर बैंड को रीटेस्ट करने के बाद वहां से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। आज इसने अपने मेजर एवरेजेस को रिक्लेम करने का अटेम्प्ट किया है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी, अगर आप मान के चलिए कि 1970 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर एक अपर बैंड को रीटेस्ट करने का रास्ता खुल जाएगा, जो कि करीब 2180 2120 वाला जोन टेस्ट होने का। तो यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन होगी 1940 के स्टॉप लॉस के साथ, आपको बने रहना चाहिए। और दूसरा स्टॉक आशीषा एक बार आप दोबारा नाम बताएंगे? केईसी इंटरनेशनल। देखिए केईसी में इस वीक में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। 23% ये स्टॉक अप है, वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हर्डल आ रहा है करीब 875 के पास है, तो मोमेंटम को अगर आप प्ले करते हैं तो 800 के स्टॉप लॉस के साथ रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का ही है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी जाएं, अदरवाइज अवॉइड करें। ठीक है, तो काफी एक्शन यहाँ पर आज के सत्र में दिखा है केईसी इंटरनेशनल, और इसी के साथ कुछ और स्टॉक्स पर भी हमने चर्चा की। लेकिन आगे बढ़ते हैं, वायदा बाजार से कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लेकर आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, ऑप्शंस के चैंपियंस। और आज का सबसे पहला ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी है। ध्वनि, गुड मॉर्निंग। बाजार में 3-4 दिनों से लगातार तेजी, लेकिन ऐसे में वायदा बाजार से आपका क्या व्यू बनेगा? स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया कौन सा होगा? गुड मॉर्निंग आशीषा। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया जो मेरा है वो है लार्सन एंड टुब्रो के अंदर। ओवरऑल यस, मार्केट के अंदर एक तेजी देखने को मिल रही है, बट एक हम अहम रेजिस्टेंस के पास भी ट्रेड कर रहे हैं, जो 23,000 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश हो रही है मार्केट के अंदर। इन चीजों को देखते हुए यहाँ पे पुट ऑप्शन जो है उसकी खरीदारी करके चलना मेरे को यहाँ पे ज्यादा कन्विंसिंग लगता है। तो लार्सन एंड टुब्रो का जो यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर है उसमें हमने एक ब्रेकआउट देखा, रुपीस तरफ पे एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिला। वहां से स्टॉक के अंदर अभी फिलहाल के लिए ओपन हाई के साथ गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट हमने पीसीआर को जब कॉल भेजा तो 30 रुपीज के भाव पे था, टारगेट 45 का था। अभी फिलहाल के लिए 40 रुपीज 41 रुपीज पे ऑलरेडी काउंटर आ चुका है। तो इसके अंदर जो नंबर्स है उनको रिवाइज करेंगे। आप करंट भाव से अगर खरीदारी करते हैं, ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो रिवाइज हो जाएगा, ऊपर की तरफ 55 से 65 रुपीज का यहाँ पे टारगेट बनता है। तो यहाँ पे 15 आपको करीब 25 पॉइंट्स का ऑन द हायर साइड गेन देखने को मिल सकता है। और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको जो लेवल ध्यान में रखना है, तो आपको यहाँ पे 15 का लेवल ध्यान में रखना है, जिस हिसाब से आपका अधिकतम मुनाफा यहाँ पे जो है वो 3750 का हो जाएगा, और नुकसान जो है वो यहाँ पे आपका 2250 का हो जाएगा। एल&टी 3300 वाली पुट खरीदनी है आपको 30 रुपए के भाव पर, लक्ष्य 45 का, स्टॉप लॉस 25 का, अधिकतम मुनाफा 2250, अधिकतम नुकसान 850। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से ठीक लग रहा है। एल&टी का शेयर आज कमजोर भी है, 1% के आसपास की गिरावट हम शेयर में देख रहे हैं। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये ट्रेड हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। नरेश जी, एक बार जरा भारतीय एयरटेल पर नजर डालिए। भारतीय एयरटेल में आज हम ठीक ठाक अच्छी तेजी देख रहे हैं, शुरुआत अच्छी की है शेयर ने, 2% मजबूत है। क्या और ये चल सकता है शेयर यहाँ से? हुआ था 2-3 बारी 1650 के बाद 1720 पे कई बार रेजिस्टेंस हुआ है, तो अभी भी वही है कि यहाँ से जब तक वो 1720 क्रॉस नहीं करता मोमेंटम स्ट्रांग नहीं रहेगा, और स्टॉक की टेंडेंसी साइडवेज हो जाने की हमने देखा है कि, बट रिलेटिव आउट परफॉर्मर है निफ्टी के सामने, तो अच्छी जगह है जहाँ पे ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स रहता है, बट ओवरऑल मोमेंटम जो है वो 1720 के ऊपर हो सकता है ज्यादा। ठीक है, भारतीय एयरटेल को लेकर ये व्यू।
जी एंटरटेनमेंट के शेयर में आज हम फिर से तेजी देख रहे हैं और ये शेयर फिर से 100 रुपए के ऊपर आया है। सीएलएसी की तरफ से एक मैं कमेंट भी पढ़ रहा था कि सीएलएसी का ये कहना है कि 12 से 24 महीने में ये शेयर डबल हो सकता है। हालांकि चार्ट देखे जरा समझते हैं कि क्या उम्मीदें हैं। अजीत, आप जरा चेक करके बताइए, जी में कोई ट्रेड लेना है आपके हिसाब से? अभिषेक, देखिए, अगर लंबी अवधि के अगर चार्ट्स पे आप देखेंगे तो एक बहुत क्लियर डाउन ट्रेंड अभी भी आपको नजर आएगा। तो इस मार्केट में जहाँ पे कि हम रिकवरी प्ले कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि स्ट्रेंथ के साथ ही रहिए, कंसिडरिंग कि अगर यहाँ से दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग आती है तो जो अंडर परफॉर्मर है इनमें दोबारा प्रेशर आ सकता है। तो जी उनमें से एक ऐसा काउंटर है। नो डाउट एक रिकवरी का प्ले हो सकता है, करीब 114-15 तक के लेवल देखने को मिल जाए। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो एक 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करके देख सकते हैं। फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ नहीं होगी। कि नई खरीद आपको नहीं करनी, ये ध्यान रखिए जी एंटरटेनमेंट में। ऐसा रिपोर्ट्स देख के, ये तेजी देख के उत्साहित नहीं होना है। काफ़ी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस हमने जी एंटरटेनमेंट के शेयर में देखी है और आपको बाकी चीज़ें, पुरानी कहानी क्या है, सारी पता ही होंगी, तो आपको दूर रहना है। एक और सेगमेंट जहां पर हम थोड़ी सस्टेन्ड मूव देख रहे हैं नरेश जी, और वो है सीजीडी कंपनीज का, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली, आईजीएल, एमजीएल, दोनों में आज तेजी है 2 से 3% के आसपास की। एक चुनना हो तो बेहतर चार्ट आपको किसका दिख रहा है? क्योंकि वहां पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ लास्ट 4 महीने का, और ऑलमोस्ट वो जो 1340 से 1380 का रेंज ब्रेकआउट है आज वहां पे ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हो चुका है और अपसाइड हो सकती है 1500 1550 तक। तो एमजीएल बेस्ट बेट रहेगा। एक बेटर बेट आपके लिए बनता हुआ दिखेगा। टायर वाले जो शेयर हैं वहां पर भी हम तेजी देख रहे हैं और कल परसों सत्र में देखा था कि सीएट हो, जेके टायर हो, उनमें ग्रोथ आई थी। दरअसल एक कंपनी के एमडी एंड सीईओ ने हमसे खास बातचीत की है और उनका ये मानना है कि चौथी तिमाही में पिछले 3 तिमाहियों में जो हमने वॉल्यूम ग्रोथ देखी है उसी का एक रेपुटेशन फिर से आ सकता है। एक बार मैनेजमेंट को सुनते हैं, उसके बाद एक व्यू भी लेंगे शेयर को लेकर। जनवरी फरवरी थोड़ा डाउन मंथ था। ये विंटर सीजन में नॉर्थ और ईस्ट में थोड़ा डिमांड नीचे आता है। नवंबर दिसंबर से ये डिमांड नीचे जाना शुरू होता है, लेकिन मार्च का महीना जो है वहां से समर सेल्स चालू होता है। मार्च टू जून अप साइकिल है, तो मार्च का महीना वी एक्सपेक्ट कि थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। सब मिला के मेरे ख्याल से ट्रेंड वैसा ही रहेगा जैसा पहला 3 क्वार्टर में रहा है। तो कंपनी के सीईओ, एमडी एंड सीईओ अर्णव बनर्जी को आप सुन रहे थे। छोटा सा हिस्सा हमने आपको सुनाया है, लेकिन विस्तार से इनके साथ जो चर्चा है वो 12:57 पर आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में आपको सुनने को मिलेगा। ग्रोथ को लेकर, आउटलुक को लेकर, क्रूड के प्राइसेस को लेकर तमाम चीज़ें होंगी और पैसेंजर व्हीकल में, कमर्शियल व्हीकल में डिमांड की सिनेरियो कैसे लग रही है, रिप्लेसमेंट डिमांड कैसी आ रही है इन कंपनी से, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही दिलचस्प चर्चा होगी, आपसे जुड़ी हुई चर्चा होगी। प्राइसेस को लेकर भी बातचीत करेंगे, लेकिन ये 12:57 पर ये चर्चा आपके सामने हम लेकर आएंगे। सीएट में 5% की तेजी आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं। मयूरेश जी, आपसे व्यू चाहिए जरा ये टायर वाली जो कंपनीज हैं। अच्छा, मयूरेश हमारे साथ नहीं फिलहाल जुड़े हैं। नरेश जी, आप बताइए, सीएट में बढ़िया तेजी है, हाल फिलहाल हमने जेके टायर, अपोलो में भी तेजी देखी है। आपका पिक क्या होगा इसमें से? बड़ी तेजी के बाद आप सीएट को लेने की सलाह देंगे? तो मेरा पिक होगा जेके टायर, क्योंकि सीएट ने इतना बड़ा करेक्शन भी नहीं दिया है तो ज्यादा कैचअप करने को नहीं है। बट अगर हम देखें, जेके टायर 550 से लेके 250 तक आ चुका था और अब एक रिकवरी बना रहा, और स्टॉक में करेक्शन भी काफी हो चुका है। नियर टर्म में भी दिसंबर में भी 430 से लेके 250 तक आ चुका है, तो यहाँ पे एक रिकवरी हो सकती है 320 तक। तो जेके टायर बाय होगा इस सेक्टर में। 115 पॉइंट की बढ़त अभी भी है, तो 23,000 का लेवल है। अगर आप वैसे देखेंगे तो परसेंटेज में निफ्टी आज बैंक निफ्टी से डबल है। यही बात हमने सुबह भी आपको बताई थी कि आज निफ्टी के अंदर क्यों एक तो एक्सपायरी का इम्पैक्ट है, दूसरा ऑटोस का, आईटी का इम्पैक्ट है, तीसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का इम्पैक्ट आएगा। तो तीनों चीज़ें थोड़ा डाइवर्जेंस देंगी और बैंक निफ्टी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा चल चुका है इसलिए थोड़ा नीचे आएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको, एक बार जरा बैंक्स दिखाना, सारे 5 बड़े बैंक्स का नाम बोलूँगा, 5 बड़े बैंक्स दिखाना। फर्स्ट दिखाओ आईसीआईसीआई बैंक, ये इंट्राडे चार्ट दिखाना, मैं उसके पीछे की रीज़न भी आपको दिखाता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक दिखाओ एक बार जरा स्क्रीन पर, दिखाओ जरा कोटक महिंद्रा बैंक, दिखाइए कोटक महिंद्रा बैंक,
और दिखाइएगा एक बार ज़रा एक्सिस बैंक, SBI है ना, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक। अच्छा ओके ठीक है, आपने यही फायर कर दिया। इसमें आप देख रहे हो सिर्फ एक ही शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका परसेंटेज 1% है। और आप जितने भी आप बैंक्स देख पा रहे हो ना, खासकर जैसे कोटक महिंद्रा बैंक देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट है, SBI ऑलमोस्ट फ्लैट है। इनके इंट्राडे चार्ट दिखा दो एक बार, उससे थोड़ा ना और रिकॉल हो जाएगा, पिक्चर जैसा छप जाएगा ना आपके दिमाग में। तो आप देखोगे आज ना ऊपरी स्तरों से एग्जर्शन, फटीक, थकावट आपको दिखेगी। कोई तीनों चारों बैंक करना, हाँ, ICICI, कोटक, एक्सिस और SBI देखोगे सब डेज लो के आसपास आ गए हैं। इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर ना मोमेंटम जनरेट नहीं होगा, बड़े बैंकों का योगदान नहीं है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आगे कुछ भी होगा तो हम आपको नोटिस करवाते रहेंगे, लेकिन आप थोड़ा शांति से रहिएगा। और अभी नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन और सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा सी है। एक अच्छी चीज़ मैं बताऊँ आपको, मार्केट ने ना अपना रूल बदल दिया, अभी बाइंग ऑन डिप्स करेगा। तो जिनके पास फोमो आ गया है ना कि मेरे से तो छूट गया, बाजार 1000 पॉइंट चल गया, निफ्टी 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी चल गया, मौका दे रहा है मार्केट वापस आने का। बट थोड़ा आराम से आना, सतर्क होके आना, थोड़ा देख देख के चलना, हाँ आराम से। हम आपको गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे, एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले लेके। एक दो शेयर और हैं, बस एक शेयर में और पता करना, उसके बाद तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। लॉन्ग साइड से मैं पता कर लेता हूँ जहाँ पे थोड़ी पोजीशंस अच्छी हैं। एक आई नो दिस नो एक मिनट, गोदरेज CP एक बार दिखाना जरा, गोदरेज CP या VBL भी दिखा दो, वरुण बेवरेजेस और गोदरेज CP। सर इन दोनों में से कोई एक अच्छा चार्ट है तो बता दो जरा, वरुण बेवरेजेस और गोदरेज CP। अजीत सर, दोनों में से कोई बढ़िया जिसका अच्छा मोमेंटो आ जाएगा वो वाला बताना। गोदरेज CP और VBL है। देखिए VBL में तो डिब्बी काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 13% स्टॉक अप है और अपने मेजर एवरेजेस के पास आ गया, तो यहाँ पे इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बन रहा है मेरे हिसाब से। और गोदरेज CP डेफिनेटली एक अच्छा कैंडिडेट है जहाँ पे कि आपको करीब 1125 से 1130 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉन्ग करना चाहिए 11,070 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके अलावा एक और स्टॉक है फ्रॉम द गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस, गुजरात गैस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार नियर टर्म में 418 420 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 390 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। तो ये भी आपके लिए कुछ शेयर हो गए। अब मैं आपको ज़रा स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडाइसिस भी दिखाता हूँ, एक बार ज़रा वो भी दिखा दीजिएगा। ज़रा जल्दी जल्दी फायर करो बॉस, हाँ। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, इन दोनों को फायर करेंगे। ये भी अपने ऊपरी स्तरों से थोड़े थोड़े नीचे पहुँचे हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, तो क्या हो रहा है, सिर्फ फटीक है, सिर्फ थकावट है, प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फटीक थकावट। ये तो आपके साथ भी होता है ना, आपको चलने की आदत ही नहीं है। एक मैंने आपको दौड़ा दिया और आप दौड़ भी लिए जोश में आके, और फिर आपकी टांगों में दर्द होने लगा, तो आप सामने वाले भाई से बोलोगे मेरे को कुछ देर तो बैठने दो, कम से कम पानी तो पीने दो, मैं फिर दौड़ लूँगा, लेकिन मेरे को कुछ देर बैठने तो दो आराम। ये एग्जैक्टली वही वाली सिचुएशन है। आपके गोडे, आपके पाँव थक गए थे, अब चलने की आदत रही नहीं थी, एकाएक चलने लगे हो तो थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बस बैठना पड़ेगा, फिर ठीक हो जाओगे, फिर चलने लग जाओगे। तो ये बैठना और फिर चलने वाली जो प्रोसेस है ये जल्दी वापस से शुरू हो जाएगी। नरेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। और अजीत सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज टाइम देने के लिए। आप दोनों का, मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और इस बीच हमने अपने एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया से बातचीत की। उनसे हमने जो क्वेश्चंस पूछे वो ऐसे थे कि क्या करेक्शन ख़त्म हो गया है, क्या आप थोड़ा कॉशियस स्टांस से थोड़ा बुलिश स्टांस में अपने आप को कन्वर्ट कर लें, कहाँ पे दाव लगाने चाहिए, कहाँ पे भी मौका चूक जाए छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये सारे क्वेश्चंस हमने पूछे, आइए आपको भी सुनाते हैं। आज पूरी दुनिया के बाजार उस वॉलेटिलिटी से गुजरे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में अब एक स्ट्रेंथ है, अब वो पूरी तरह से डगमगाते नहीं है, एक मैच्योरिटी दिखाते हैं। अब सवाल उठता है यहां से आगे का सफर क्या। अब जब एक ऑप्टिमिज्म मार्केट में आ गया है तो यहां से भारतीय बाजारों को कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि लॉन्ग टर्म बाइंग नजर आएगी, या आपको लगता है कि बीच में थोड़ा शॉर्ट टर्म जो है वो थोड़ा सा हिचकोले नजर आ सकते हैं?
प्रशांत देखिए, मुझे पर्सनली क्या लगता है कि मार्केट गिरावट के लेवल से या जहाँ गिरा था वहाँ से ऊपर है, मगर ऑल टाइम हाई से भी बहुत दूर है। कुछ कुछ स्टॉक्स के अंदर 40 से 50% की मार पड़ी थी, पर 10 से 15% या 15 से 20% गिरे हैं। कोई भी स्टॉक अगर ऊपर से 50% गिरता है तो उसको वापस पीक जाने के लिए 50% नहीं जाना पड़ता, 100% ऊपर जाना पड़ता है। 100 का 50 हुआ, 50 का वापस 100 इज़ 100% सर्च। तो अभी जो हुआ है वो 100 का 50 हुआ है और 50 से फिर 25% है, तो 60 या 70 ही हुआ है अभी। तो अभी तो ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। तो ये बोलना कि मार्केट के अंदर ऑप्टिमिज्म वापस आ गया है, स्क्रीन में ग्रीन है, मगर इस समय हवा टाइट है। हवा टाइट है ये बोल करके कि कमिटमेंट लेवल्स लोगों के ज़्यादा नहीं है। तो मार्केट नीचे से ऊपर क्यों आया और कहाँ जा सकता है? मार्केट नीचे से ऊपर आने के कई कारण हैं। जो चिंताएं थी, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेलविंड्स, हेडविंड्स और टेलविंड हो चुकी हैं। डॉलर, रुपी, एफआई की सेलिंग, या फिर हम देखें ट्रेड डेफिसिट का डेटा, या फिर क्रूड के प्राइसेस, या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, या फिर टैरिफ को लेकर के जो आजकल परसों वो जो बातें हो रही हैं उसको लेकर के अब क्लैरिटी आ रही है। तो जो टेलविंड्स हेडविंड्स थी वो अब न्यूट्रल हो गई है। मगर मार्केट को और ऊपर जाने के लिए आपको चाहिए टेलविंड। हेडविंड से मार्केट नीचे जा रहा था, टेलविंड से मार्केट ऊपर जाता है। तो टेलविंड क्या आ सकती हैं? टेलविंड आ सकती हैं जी, आप को नीचे से कितनी अर्निंग्स कहाँ पर जाएंगी। इस समय इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स आपके बॉटम आउट हो गए, मगर उनके अंदर रफ्तार कब वापस आएगी? एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है एक्सपेंशन। तो अभी तो हमने कॉन्ट्रैक्शन को रुकते देखा है, अब हमें एक्सपेंशन को देखना पड़ेगा। तो वो लगता है मुझे। दूसरा मुझे लगता है कि अभी मार्केट के अंदर एफआई को लेकर के इस समय जहाँ घबराहट के उत्साह आ रहा है, सबका मानना है कि 2-3 दिन अगर एफआई की बाइंग आ गई, जो कि लग रहा है आ रही है, तो इस मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो नियर टर्म के अंदर शॉर्ट कवरिंग, मीडियम टर्म के अंदर अर्निंग्स, और लॉन्ग टर्म के अंदर एक स्ट्रक्चरल कहानी। ये ट्रेंड है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब पिछली बातचीत से ही 2 चीजें जिन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो ये कि आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था, बहुत क्लियर कहा था कि मेटल को जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा जिस तरह की स्थितियां बदल रही हैं। इसके अलावा आपने आईटी को लेके कंसर्न्स जाहिर किए थे और फिलहाल वही बिग पिक्चर नजर आ रही है। अब जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में मार्केट नई लीडरशिप चाहता है। कौन ऐसा सेक्टर होगा? तो इन दोनों क्षेत्र पर तो एक व्यू दीजिए ही। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले वक्त में लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है? देखिए, लंबी रेस का घोड़ा बैंक्स थे और हैं और रहेंगे, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आईटी मुझे नहीं लगता है कि उसके अंदर इस समय गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, बिकॉज अगर यूएस गिरेगा, नैस्डैक गिरेगा, टेक गिरेगा, यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, आईटी में इम्पैक्ट आएगा। एक सेंटिमेंट है वो। सेकंड, अर्निंग्स भी अच्छी नहीं है। 8-9% की ग्रोथ है, 15 से 20 से 25 की पी मल्टीपल्स हैं। डॉलर अगर ज़्यादा नहीं गिरता है तो मार्जिन एक्सपेंशन भी नहीं आएगा। तो आईटी का जो सुनहरा समय हम जिसे कहते हैं सिक्लिकल, वो मुझे लगता है हमारे इट्स बिहाइंड अस। कई ऐसे और क्षेत्र हैं जहां आपको 12 से 15% ग्रोथ मिल रही है, 20 से 25 की पी मिल रही है, तो उन क्षेत्रों पे ध्यान दीजिए। एक डार्क हॉर्स मुझे लगता है सीमेंट हो सकता है। कई सालों से कहीं गया नहीं है, सीमेंट के दाम इस समय बढ़े नहीं हैं। अगर आप देखिए पिछले साल में सीमेंट के दाम फ्लैट हैं मेजर इकोनॉमीज़ में। सीमेंट के अंदर पेट कोक काफ़ी लगता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्रूड की वजह से नीचे है, क्रूड नीचे आता है तो पेट कोक के दाम नीचे जाते हैं, जिस वजह से सीमेंट में मार्जिन एक्सपेंशन आ सकता है। और मुझे लगता है कि डिमांड ऑफ टेक अगर आएगी तो सीमेंट के अंदर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस समय कम है, ऑफ टेक आ सकता है, प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है, वो एक डार्क हॉर्स हो सकता है। तीसरा, मुझे इस समय लगता है कि हॉस्पिटल के स्टॉक्स में नज़र रखिए। हॉस्पिटल्स जैसी अच्छी चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमने देखा है कि जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी है इंश्योरेंस की वजह से बढ़ रही है। जो एक जर्नी हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, दवाखाना से नर्सिंग होम, नर्सिंग होम से नाउ हॉस्पिटल, एंड फ्रॉम हॉस्पिटल टू अ बिग स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एंड देन टू अ वेरी बिग नेशनल चेंज। ये जर्नी हर लेवल पर हम देख रहे हैं। सरकारी दवाखाने में हम पहले जब कोई गांव व कस्बे में लोग सरकारी दवाखाने में जाते थे, उसके बाद हमने देखा कि वो प्राइवेट नर्सिंग होम्स में जाने लगे। उसके बाद हमने देखा कि वह लोकल स्पेशलिस्ट लोकल हॉस्पिटल्स में जाने लगे जो कि बेटर सर्विस देते थे। फिर हमने देखा कि लोग एक प्रकार के बड़े शहरों के जनरल हॉस्पिटल्स में जाने लगे। अब लोग जा रहे हैं जनरल हॉस्पिटल्स विच आर और प्राइवेट हॉस्पिटल्स विच आर रन बाय बिग फर्म्स। और उसके बाद अब जो नया दौर हम देखने को मिल रहा है वह स्पेशलिस्ट कैंसर केयर के हॉस्पिटल्स, मटर्निटी केयर के हॉस्पिटल्स। तो ये ट्रेंड मुझे लगता है कि एक एवरग्रीन ट्रेंड है और जिसके अंदर मुझे लगता है नज़र रखनी चाहिए।